बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बार एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स को हम अपने लाहौर बार एसोसिएशन के 31वें लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहते हैं। 30 लेक्चर्स तो हमने बीच में दे दिए और मैंने लॉ ऑफ रिट्स पर भी मुझे मौका मिला कि एक एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर हमने दिया। लेकिन 30 लेक्चर्स के बाद भी कम से कम अपने एसोसिएट्स के अंदर और दोस्तों में मैंने ये देखा कि पढ़ा तो सारे का सारा दिया, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर भी अभी भी गुर वगैरह और जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। कैसे ड्राफ्ट करते हैं तो मैंने कम से कम यंगस्टर्स में और ख़ास तौर पे अब बेशुमार यंगस्टर्स में ये देखा है कि वो स्टेनो से पूछ रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से होता है, या कोई ड्राफ्ट वगैरह बीच में निकाल के दिखा दो, या फिर एक्चुअली मुंशी से पूछ रहे होते हैं, या टेबल किस तरीके से बनता है, कौन से कागज़ साथ लगते हैं, वकालतनामा कहाँ पे बीच में लगना है, क्या स्टे एप्लीकेशन के अंदर क्या रिलीफ मांगनी है, तो ये सारे के सारे मामले क्या हैं। तो मैंने बीच में इस मामले के अंदर यही थोड़ा सा सोचा कि करके दिखा दिया जाए तो वो प्रॉब्ली एक तरीका है सिखाने का भी बीच में कि जी रिट किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, किस तरीके से पहले तैयार करेंगे, बनाने से पहले तैयारी क्या करेंगे, क्या कागजात आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप बीच में देखेंगे, और फिर जब आप रिट बनाएंगे तो उसके अंदर आप बीच में क्या चीज़ें लिखेंगे और इस मामले को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे दाखिल करने तक। कानूनी साइड को आज हम प्रैक्टिकली ज़्यादा टच नहीं करेंगे। कानूनी साइड अगर आपने देखनी है तो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लेक्चर्स के पेज पे और लाहौर बार एसोसिएशन का लेक्चर्स का पेज है फेसबुक के ऊपर, वो आप बीच में देखिए, वहाँ पे ये मेरा एक लॉ ऑफ रिट्स का लेक्चर मौजूद है। सारी की सारी स्लाइड्स भी कुछ 60 सफ़ों की एक्चुअली स्लाइड्स हैं। तमाम अथॉरिटीज़ रिट के बारे में जितनी हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप बीच में देख सकते हैं। लेकिन आज की एक्सरसाइज ये है, आज थोड़ा सा हम कंप्यूटर के बारे में भी बीच में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से ये चलता है, टेबल किस तरीके से बनता है, इंडेक्स किस तरीके से बनता है, और ये रिट के अंदर क्या क्या चीज़ें बीच में लिखने की ज़रूरत है, किस तरीके से मैंने कम से कम अपने 17-18 साल के एक्सपीरियंस में जो रिट्स में मेरी खारिज भी हुई हैं, फेवर में भी बीच में गई हैं, जो गलतियाँ की हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, और जिन तरीक़ों से मैंने जो गुर इस्तेमाल करके मैंने रिलीफ भी हासिल की है कि और किसी की मैंने खारिज होते हुए देखी तो मैंने उसको देख के उससे बच के किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे मैंने बेशुमार चीज़ें मैंने करने से भी सीखी हैं और बेशुमार चीज़ें मैंने ये आपके इर्द गिर्द सारी किताबें PLDs पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ के सीखी हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल हर PLD के अंदर कोई ना कोई रेट डिसाइड हुई है। एक वकील साहब ने एक नुक्ता बीच में उसमें लाइन लिया हुआ है। अगर आप ये बीच में PLDs वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सी रेट्स में किसी ने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर रेज किया हुआ तो वो खारिज हुई हैं, किसने क्या गलती की हुई है। ये जो सारी की सारी किताबें हैं ये पढ़ने का इनका ये भी बीच में आपको फ़ायदा होता है रजिस्टर मेंटेन करने का कि क्या क्या चीज़ें चली हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चली, कौन सी गोलियाँ चलाई हैं तो वो बीच में मिस हुई हैं। और ये करके ये मामलात आपको ये पुराने जो हमारे जितनी पुरानी जनरेशन और अभी भी पढ़ी, और इसको पढ़ के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी ये हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि कौन से जज साहब किस नुक्ते पे जाते हैं, कौन से जज साहब किस नुक्ते पे जाते हैं। और ये बीच में जनरली भी बात होती है कि नौदाए जज के जी आपको पता होना चाहिए कि जज का क्या टेम्परामेंट है। बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअली लेक्चर ये चीज़ें भी मैं ख़ासतौर पर यंगस्टर्स को एडवाइस करूँगा कि जी अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो दोस्तों के साथ गप्पे ना लगाएं, इधर उधर ना देखते जाएं, हर केस को गौर से देखें, क्योंकि आपके जहन में ये रजिस्टर हो जाना चाहिए कि अच्छा ये फैसल जमान खान साहब हैं, ये आर्टिकल 212 पे पिटिशन खारिज करते हैं और फ़लाँ बंदे की पिटिशन खारिज क्यों नहीं हुई, ज़रा ये एग्ज़ामिन करें। हमारे दोस्त कहते हैं कि शायद कोई चेहरा पेश हुआ या ये वो वगैरह, ये बात नहीं होती। कोई ना कोई कानूनी नुक्ता बना के, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमोशन का केस है, प्रमोशन के केसेस के अंदर वो टर्म्स एंड सर्विस के साथ कंसिडर किया जाता है और आर्टिकल 212 लगा के फैसल जमान साहब खारिज कर देते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं या जो अच्छे बीच में वकील हैं उनको आप कोर्ट में देखेंगे वो प्रमोशन के क्वेश्चन को एक और तरीके से बना के करते हैं। वो कहते हैं कि प्रमोशन का राइट तो हाँ सर्विस ट्राइब्यूनल में चल सकता है, मगर मुझे तो प्रमोशन के लिए कंसिडर ही नहीं किया गया। द राइट टू बी एक्चुअली कंसिडर फॉर प्रमोशन, हाँ या ना की डिसीजन हाँ नहीं रिट में चैलेंज हो सकती, मगर चूंकि मुझे कंसिडर ही नहीं किया गया ये सवाल हो सकता है। तो इस तरीके से रिट में इन चीज़ों के साथ आप खेल के यू हैव टू एक्चुअली अप्रिशिएट दिस। द रीज़न मैं रिट के ऊपर ख़ास तौर पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी प्रैक्टिस तकरीबन 60% रिट की ही है। अगर आपने हाई कोर्ट का वकील बनना है और हाई कोर्ट के लेवल पे काम करना है तो रिट्स के अलावा आपका कोई तरीका है, बचत का कोई तरीका ही नहीं। और इसमें बड़ी खसूसियत वगैरह और ये भी है कि अगर रिट अमूमन किसके ख़िलाफ़ होती है, कोई दोस्त बता सकता है? 199 स्टेट फंक्शन
स्टेट फंक्शनरीज या जो बड़े स्टैट्यूटरी रूल्स या स्टेज फंक्शनरीज वगैरह, ये वो लोग होते हैं जो कि अमूमन नहीं बीच में सिविल कोड में मुकदमा हो गया तो उनको क्या फ़र्क पड़ता, देखी जाएगी 5 साल के अंदर बीच में जब डिक्री आएगी तो देखा जाएगा। यहाँ एलडीए वाले तो यहाँ का स्टे भी नहीं बीच में देखते, फिर भी डिमोलिश करके चले जाते हैं। मगर अगर आपने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, हाई कोर्ट में, और वैसे एक्चुअली एविडेंस भी नहीं चूंकि नहीं होती है कि रिट्स के अंदर, तो अमूमन इसको कहते हैं रिट्स जल्दी डिसाइड होती हैं। तो इवन अदरवाइज आई वुड एक्चुअली सजेस्ट इसको ज़रा प्लीज़ तार अगर हिलिए तो नहीं हो गया, ठीक है रहने दीजिए। ये देख लीजिए, अभी तो हम बीच में हवा में मैं बीच में बात कर रहा हूँ, मगर रिट ड्राफ्ट कैसे करनी है मैं आपको भी थोड़ी सी तमहीद बांधने का ये मकसद है कि आपको ये बीच में समझाऊँ कि रिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इतनी तादाद में आएँ तो आप भी शायद यही बीच में जानते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके जो गुर हैं वो थोड़े से ज़रा नैरो हैं, थोड़ा सा आपको गौर से बीच में देखना पड़ेगा। और अगर मैं आपको गुर ये बीच में सारे के सारे बता रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा आज जो बातचीत हो रही है ना उसकी एक चेक लिस्ट बनाते जाएँ कि रिट में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ताकि जब आप बना रहे हों तो आपको पता हो कि मेरी ये कमी कोताहियाँ ना रह जाएं। मगर इसके साथ साथ ये आपके लिए एम्यूनेशन भी है कि अगर आप रिस्पोंडेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं तो वही लिस्ट निकाल के सामने देख लें, हाँ भाई इसने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है कि ये नहीं लिखी, हाँ ये चीज़ नहीं लिखी, तो अदर मैं ये इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे इसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसने कहानी दूसरी डाली, मैं यहाँ पे ये करूँगा। यहाँ पे इसने बोर्ड रेजोल्यूशन साथ नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन करूँगा। तो जो चीज़ आपको करने की मैं सिखा रहा हूँ, आप ये भी बीच में समझें कि जो चीज़ें अगर किसी और ने नहीं की हुई तो वो आपका जब जवाब में आप सामने से जब आएंगे तो आप उसको इस्तेमाल करके उसकी पिटीशन भी खारिज करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है ना, शतरंज के अंदर हर वक्त आप काले वालों के साथ नहीं खेलते, सफ़ेद के साथ दूसरी साइड से भी आप खेल सकते हैं। तो उनकी आगे से क्या तोड़ होता है, तो इन चीज़ों को जब आप बीच में आप देखेंगे इसी पर्सपेक्टिव से और इसी नुक्ते से सारे का सारा आप बीच में एग्जामिन करें क्या करना चाहिए किस तरीके से। सबसे पहले एक्चुअली हाउ टू प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट अ रिट। कोई दोस्त बता सकता है कि मैंने हाउ टू ड्राफ्ट अ रिट क्यों नहीं लिखा, हाउ टू प्रिपेयर एंड ड्राफ्ट अ रिट का क्या मतलब होता है, दोनों में ये क्यों डिस्टिंक्शन है, ये बताइए मैडम। और ड्राफ्ट से पहले क्यों प्रिपेयर लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन उससे भी पहले वो तो एंड में पूरे करना है। नहीं जी, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट से पहले प्रिपेयर का क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया? यानी कागजात ना सिर्फ आप इकट्ठे करेंगे मगर प्रिपेयर से ड्राफ्टिंग इस तरीके से नहीं होती कि अन्य वहाँ आप शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई एक दफ़ा का जिक्र है ये करके और एंड में जाके आप अपनी प्रेयर लिख देंगे। पहले आपने अपने जहन के अंदर बीच में क्लियर होना है कि आप जा किस लिए रहे हैं, आप मांग किस लिए क्या रहे हैं, और वो आप बीच में चीज़ जज के सामने जाके बीच में पेश होंगे और आप कहेंगे कि जी सर मुझे तो ये मसला है। सो द प्रिपरेशन कम्स बिफोर ड्राफ्टिंग। बेशुमार दोस्त ऐसे करते हैं, क्लाइंट आया थे हाँ जी बोलो, मैं भी वैसे करता हूँ, आ गए लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी इतना ही है, मैं वैसे गुरु अपने आप कि जी हाँ जी बताएं चलें शुरू कर देते हैं। रिट पिटीशन कागज़ देखा नहीं, ऑर्डर देखा नहीं, इम्प्यून्ड ऑर्डर देखा नहीं, इस तरीके से आप बेशुमार दोस्त कर लेते हैं। अगर आपने पहले किया हुआ तो वो मामला चल जाता है, लेकिन अमूमन यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर यू गो अहेड एंड डू दिस, अदरवाइज वक्त ज़ाया बीच में होता है काफ़ी। सो फर्स्ट थिंग फॉर यू टू डू इज़ एक्चुअली टेक, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट प्रिपेयर करने का ये है कि क्लाइंट से सारी की सारी डिटेल्स आपने हासिल करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिट आपने तैयार कर दी, आपने जमा करवा दी, तो सबसे पहली मुझे मैं जज हूँ, आप मेरे पास सामने आके बीच में खड़े हो गए, आपके मुंह में से पहला जुमला क्या निकलेगा और मेरे मुंह में से पहला क्या जुमला निकलेगा? नहीं, मेंटेनेबल किस तरह, वैसे आजकल तो अमूमन ये होता है, लेकिन सबसे पहले जज जो होता है वो आपसे कहता है हाँ भाई क्या बात है, राइट, क्यों आए हो? तो यू नीड टू बी एक्चुअली फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी क्लियर अबाउट, और इसलिए मैं आपको सबसे पहले भी अब ड्राफ्टिंग भी बीच में शुरू कर लेते हैं साथ। सबसे पहली चीज़ आपके ख्याल में क्या चीज़ ड्राफ्ट करनी चाहिए किसी बंदे को भी? नहीं, इन्होंने कहा सबसे पहले और सबसे आखिर में आपको प्रेयर ड्राफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि बी वेरी क्लियर इन योर माइंड
जज से आप क्या मांगने के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू एक्चुअली बी क्लियर पहले, राइट? सबसे पहले कि क्या चीज मांगने जा रहे हैं, तो वो आपको सबसे पहले, जब मैं अभी आपके सामने प्रेयर ड्राफ्ट करनी शुरू कर रहा हूं, सबसे पहले मैं जाके यहां पे लिखता हूं प्रेयर इन व्यू ऑफ द अफोरसेड इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट, और जो भी मेरी बीच में आगे प्रेयर है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं लिख देता हूं दैट ऑर्डर डेटेड 27/12/2009 27/1/2017 is without that order dated may kindly be declared as without as illegal and without legal effect and authority. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि जी सारे सब आप यहाँ पे कर लें, लेकिन पहले आपके जहन के अंदर होना चाहिए कि मेरी कहानी का इख्तिताम क्या है, फिर बाकी चीज़ें आप बीच में लिखनी शुरू करें, राइट? या कम से कम आपके जहन के अंदर होना चाहिए क्या है। अब आपने ये प्रेयर लिख दी, इसके अंदर प्रेपरेशन में पहले आपके जहन में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको देखी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरे भाई कह रहे हैं बीच में, इम्प्यून्ड ऑर्डर को पढ़ा होना ज़रूरी है, राइट? बेशुमार मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं वगैरह, सीनियर्स देखे हैं, उन्होंने इम्प्यून्ड ऑर्डर तक नहीं वहाँ पे सामने फरोल रहे होते हैं। जज के सामने आप सुबह पेश होंगे तो जज आपको क्या कहेगा सबसे पहले, माना कि वो और भी चीज़ें आपको कह सकता है, लेकिन अमूमन 80% टाइम के अंदर कहता है हाँ जी इम्प्यून्ड ऑर्डर का कौन सी तारीख का है, या इम्प्यून्ड ऑर्डर कहाँ पे है, या उसमें क्या ख़राब चीज़ है। तो इम्प्यून्ड ऑर्डर के ऊपर महारत या आपका जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपने ऊपर जो सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, जो कीड़े निकालने हैं, जो चीज़ें गलत उसके बारे में कहनी है, वो इम्प्यून्ड ऑर्डर से ही निकलती हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू बी क्लियर अबाउट। कई वकीलों को सुबह अर्जेंट में मुकदमा लगा होता है, इम्प्यून्ड ऑर्डर की डेट ही नहीं याद होती, कईयों को सफ़ा नहीं पता होता, वो इंडेक्स खोल के बीच में देख रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आपने या तो टैग किया होना चाहिए इम्प्यून्ड ऑर्डर को। जजेस का भी हुआ होता है कि वो अपने मुंशी को कहते हैं यार इम्प्यून्ड ऑर्डर के ऊपर, अगर आप उनकी फाइलों वगैरह को देखें तो इम्प्यून्ड ऑर्डर के ऊपर अलग टैग लगा होता है बीच में हाई कोर्ट के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये मैं बहुत 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 बचगाना चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ईमान ये है और मैं अपने एसोसिएट के साथ भी करता हूँ, जब तक आप अपने आप को अच्छी आदतें नहीं डालेंगे, आप गलत आपकी इमारत गलत डायरेक्शन के अंदर ये विंगी बीच में बनती रहेगी। अगर आपने अच्छा बीच में मीनार वगैरह करना है और अच्छे लेवल का वकील बनना है, तो बेसिक्स आपकी बहुत सॉलिड और बेसिक्स सही होनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजली भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। आप अब बैठ के यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, वैसे बैठे हुए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फाइल को सेव करते जाएँ साथ साथ, ठीक है। फाइल को सेव करने की बात आई तो अब मुझे ही कोई दोस्त बताए कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए। मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसोसिएट को किसी को देता हूँ कि यार भाई रिट पिटिशन एक ड्राफ्ट करके लाओ, तो वो एक डॉक्यूमेंट मेरे यूएसबी पे डाल के ले आते हैं, रिट पिटिशन उसका नाम होता है फाइल का। आप अगली रिट पिटिशन करेंगे उसका नाम भी रिट पिटिशन होगा। फॉर एग्जांपल इस मामले के अंदर अगर मैंने ये बीच में किया तो मैं इसका नाम रखूँगा पटिशनर आइनो मोहम्मद कयूम है वर्सेस LDA ETC। आगे मैं क्या करूँ, इतना ही छोड़ दूँ कि क्या करूँ, आगे या ब्रैकेट में या वैसे कैपिटल्स में लिख दें रेट, और उसके आगे क्या लिखूँ, नहीं वो इतना कहानी तो नहीं पूरी डालनी, सिर्फ ये है। इसके आगे और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत है? डेट की क्या सिग्निफिकेंस है? डेट तो वैसे भी आती थी जब सेव करते हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, बीच में वो डेट लिखने की ज़रूरत ये होती है कि जब आप नहीं, आप जब बाहर जाके फॉर एग्जांपल अगर कोई गोरा क्लाइंट है या कोई आपका बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, 7 पार्टीज ऐसी बीच में मौजूद हैं कि जिनके साथ आप बीच में अपना ड्राफ्ट करके आप फर्स्ट ड्राफ्ट उनको बना के भेजेंगे, राइट? वो आपको आगे से जवाब बना के बीच में भेजेगा,
उसने इसमें चेंजेस करके आपको बीच में भेजेगा। अगर तारीखें आप नहीं बीच में इसमें चेंज करेंगे, यानी जब तक आप बीच में नहीं चेंज करेंगे, आप एक ही कॉपी में होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये वाली वर्जन थी कि ये थी। अगले दिन आपने जब भी बीच में कोई फाइल वगैरह बीच में सेव करनी है, इसी रेट के ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें तारीख चेंज कर लें। सो दैट वे यू सॉर्ट ऑफ, मैं कई अमूमन इसके अंदर MAQ मोहम्मद अहमद के यूं भी बीच में ऐड कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि मैंने मेरा ड्राफ्ट है। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने अगर बीच में, मलिक क़य्यूम साहब ने बीच में चेक करना है, वहाँ पे MMQ मैं बीच में आगे ऐड कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की ये है कि ये जब तक आप ऐसी चीज़ आते अपने आप को नहीं डालेंगे प्रॉपरली फाइल को नेम करने में, आपको जब बीच में 6 महीने के बाद ज़रूरत पड़ेगी इस ड्राफ्ट की कि यार मैंने इस तरह का तो एक मुकदमा पहले किया हुआ, तो आप ढूंढते ही रहेंगे, आपको आधा पौना घंटा लगेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू प्रॉपरली एक्चुअली टाइटल या डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेशुमार दोस्त नहीं करते, या बेशुमार दोस्त ये एक्सरसाइज नहीं करते, ये करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अच्छे लेवल के ऊपर आपने वकालत करनी है, कॉर्पोरेट साइड के ऊपर अगर आपने वकालत करनी है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें वो देखते हैं, आपको आइंदा काम नहीं बीच में मिलेगा। ये कि वर्ड प्रोसेसिंग की गलती है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, ये करके वगैरह, आप वहाँ बीच में जाएंगे, उन्होंने कहना है माठा बीच में वकील है, इसको तो इतनी चीज़ें वगैरह बीच में नहीं पता, रेट पिटिशन के नाम से फाइल भेज दी उसको। ये इन चीज़ों से आपके चेम्बर का और ये होता है, और मैं चीखता हूँ अपने एसोसिएट्स को कि ऐसी बोंगियाँ ना मारो वगैरह, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं अपना खून ही बीच में जला रहा होता, उनको क्लाइंट को आपको फ़र्क पड़ता है, आपका इंप्रेशन बीच में बढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ मैं आपको सारों को बार बार ये बीच में बता रहा हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं, डू इट विद प्राइड, और इस तरीके से करेंगे गलतियां वगैरह बीच में इसके अंदर ना हो। क्योंकि अगर तो आपको माठा क्लाइंट है, ठीक है, चल जाएगा, अन्य आपने जो भी बीच में लिख के कर दिया वो चलता है। अच्छे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर या अगर लीगल एडवाइजर्स के पास जा रहा है, वो शायद उनके पास आपसे ज़्यादा बेहतर डिग्रियां वगैरह होती हैं। अगर आप बीच में ये कॉर्पोरेट इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फर्म्स वगैरह के साथ कर रहे हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू, और इस तरीके से आपको करना पड़ता है बीच में। कई बंदों को मैंने ऐसे देखा है कि इन्होंने वो ड्राफ्ट देख के ही आपको कहते हैं कि यार ये नहीं अच्छा, बीच में फीस तो अभी तक नहीं दी ना, किसी और से बंद करवा लेते हैं, हु नोज दिस एरिया। So all of these things you have to actually look professional on the piece of work that you're doing. आपको नज़र भी आना चाहिए कागज़ के ऊपर कि आप प्रोफेशनल हैं और आपने गले से नहीं उतार रहे। बिकॉज अगर फीस लेनी है, फीस बाद में मिलती है, अमूमन शुरू में नहीं वो पकड़ा देते कि उसके बाद फिर आप जो मर्जी करते रहें, बट फीस अगर आपने निकलवानी है और ये करना है तो द लेवल ऑफ वर्क यू आर डूइंग इट हैज़ टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, मैं अमूमन ये करता हूँ। अब दूसरा मैं आपको एक और ट्रिक भी बीच में बता दूँ। कई दफ़ा आने वाला ये होता है कि जी बड़ी जल्दी थी, मुंशी ने बीच में ड्राफ्ट वगैरह किया, मेरा ड्राफ्ट उसने फाइनल वाला ड्राफ्ट नहीं, उसने ड्राफ्ट ही बीच में जमा करवा दिया करके। साइनिंग पेजेस मैंने पहले साइन किए हुए थे, उसने साथ बीच में प्रिंट आउट लिया, मैं कराची के अंदर था, उसने जाके वो वाला जो पुराना ड्राफ्ट जिसके अंदर अभी गलतियाँ भी थी वही बीच में साथ नथी करके कर दिया। उस चीज़ को रोकने के लिए एक और मैं आपको बता रहा हूँ, अमूमन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के अंदर जाएँ तो व्यू के पोर्शन के अंदर एक चीज़ होती है हेडर एंड फुटर। इसके अंदर हेडर एंड फुटर क्या होता है, एक आपको ऑप्शन मिल जाती है, जो चीज़ आप ये लिखेंगे वो हर सफ़े के ऊपर छपेगी। तो मैं अमूमन क्या करता हूँ, इसके अंदर बीच में लिखता हूँ डिस्कशन ड्राफ्ट, ताकि जब तक मैं ये डिलीट करूँगा नहीं अपने फाइनल वर्जन के ऊपर, अगर मेरा मुंशी भी बीच में ये फाइल छाप देता है या कोई भी छाप देता है तो वो क्या उसको कहते हैं, आप उसको पता चल जाएगा कि ये छाप के एक्चुअली जमा करवाने के लिए नहीं है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए ये है कि ये अगर जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप क्लाइंट के सामने भी आपकी थोड़ी बहुत अगर कोई गलती रह जाए ना तो एम्बैरसमेंट कम हो जाती है। आप क्लाइंट को क्या, क्लाइंट भी जानता है कि डिस्कशन ड्राफ्ट अभी बीच में बना के दिया हो, दिस इज़ नॉट योर फाइनल वर्क, ये तो अभी अगर ग्रामेटिकल एरर्स ये वगैरह है तो ये चीज़ वगैरह आप इसको इस तरीके से कवर अप कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये करते हैं, एक चीज़ तो होती है हेडर, दूसरी चीज़ होती है फुटर, यानी जो कि बीच में एंड के अंदर बीच में लिखा जाता है यहाँ पे, उसमें इंपॉर्टेंट होती है अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो इंसर्ट पेज नंबर का एक बीच में ऑप्शन होती है। उससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपके ये जो कागजात अगर ज़्यादा मोटी रेट पिटिशन है और आप प्रिंट आउट्स वगैरह लिए हुए तो आगे पीछे भी अगर सफ़े हो जाए तो नीचे पेज नंबर वगैरह लिखा होता है। अब मैं ये बच्चों वाली आपको चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनसे मेरा काम वर्क फ्लो बहुत एफिशिएंट हो गया। आपको इस तरीके से रखना चाहिए। अब यानी अब हम अगर सेकंड पेज छापेंगे ना तो उसके ऊपर नीचे पेज लिखा होगा पेज 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सारे का सारा। तो ये चीज़ें आप बीच में पहले करें। अब आ जाएं जी मेन पिटिशन की तरफ। ये तो हो गई हम जो हवा के अंदर बात कर रहे हैं।
सबसे पहला ये जो आपके साथ मैंने ड्राफ्ट बीच में शेयर किया हुआ है, सबसे ऊपर सबसे पहला आपकी रिट पिटीशन के अंदर सबसे ऊपर क्या लिखा होगा? क्या लिखते हैं हम? बना रहे हैं ना जी अब रिट पिटीशन। हाँ, इन द लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल लाहौर नहीं, या तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर होगा या इन द लाहौर हाई कोर्ट कॉमा लाहौर। लाहौर 2 दफा लिखने की क्या जरूरत है? मुल्तान बेंच भी है, रावलपिंडी बेंच भी है, बहावलपुर बेंच भी है, वहां पे भी हो सकता है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुक जाएं। प्रिंसिपल सीट के ऊपर एंटरटेन किसी रिट पिटीशन, ये कैसे डिटर्मिन होता है कि जी आप लाहौर में करेंगे, पिंडी में करेंगे, किधर करेंगे? नहीं, ज़रूरी तो नहीं। अमूमन कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज कर रहा है? आप अमूमन यू विल, ये इसके ऊपर वो जो लॉ ऑफ रिट्स का लेक्चर है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर देखिएगा, मगर अमूमन जहाँ पे एक्चुअली इम्प्यून्ड ऑर्डर जहाँ से इशू हो रहा है वहाँ पे आप करेंगे। मगर इसके साथ साथ जहाँ पे आपका क्लाइंट भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से इशू हो रहा है बेशुमार, और ये इंटरेस्टिंग काफ़ी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर तो वहाँ पे ही है ना जी। गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादातर तो अमूमन एक्चुअली अगर हेडक्वार्टर से आपको कोई नोटिस इशू हो रहा है और वो यहाँ पे आ रहा है तो क्या या अगर आप बैंक्स वगैरह का कोई मामला है, स्टेट बैंक का करा है, कराची से आ रहा है नोटिस वगैरह, तो आप कहेंगे क्लाइंट को कि थैंक यू वेरी मच, जाइए कराची का वकील कीजिए और वहाँ पे करें कि आप यहाँ पे जमा करवाएंगे। इसके ऊपर एक्चुअली लीडिंग अथॉरिटी है, उसके ऊपर उसमें मैं ही बीच में पेश हुआ था और हारा था। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस है, वो लॉ ऑफ रिट्स में आपको मिलेगा। जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट है यहाँ पे, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जहाँ पे एक्चुअली ऑफिस भी मौजूद है और सिटीज़न जहाँ पे मौजूद है वो वहाँ पे भी रिट कर सकते हैं। तो इसमें आपके मुख्तलिफ बीच में कंसिडरेशंस होंगे कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, कहाँ पे जाना, किस तरीके से करना। क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल मुल्तान बेंच की जुरिस्डिक्शन का है तो फिर आपको शायद आप यहाँ पे अगर लाहौर के अंदर बीच में रिट जमा करवाएं तो आपको नीचे ऑब्जेक्शन लगे कि भाई यहाँ पे एंटरटेन नहीं हो सकती, मुल्तान बेंच जाओ। तो फिर क्या आप क्लाइंट को वापस कर देंगे कि क्या करेंगे आप वहाँ पे? कोई दोस्त बता सकता है क्या करेंगे अगर ऑफिस ऑब्जेक्शन लगाता है कि मुल्तान बेंच में जमा करवाएं या पिंडी बेंच में जमा करवाएं? व्हाट डू यू डू? यू से थैंक यू वेरी मच ऑफिस वाले को भी ठीक है, फीस वापस। और नहीं, आप प्रिंसिपल सीट पे एंटरटेन करवाने का मंसूर अली शाह साहब ने काफ़ी लिबरल कर लिया था। आप चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन देंगे टू एंटरटेन दिस केस एट द प्रिंसिपल सीट, वो भी करेंगे। या आप अगर आपका ख्याल है कि ऑब्जेक्शन गलत लगी है और ये मैडम जो फॉर एग्जांपल कह रही हैं, तो आप साथ ये केस को कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का की जजमेंट साथ लफ करके आप ऑब्जेक्शन में भी केस लगवा सकते हैं। या अगर आपके ख्याल में ऑब्जेक्शन दुरुस्त है उसके बावजूद आप प्रिंसिपल सीट लाहौर के अंदर एंटरटेन करवाना चाहते हैं तो वो फिर चीफ जस्टिस साहब के पास बीच में पावर मौजूद है। वो तो वहाँ पे देखिए, एक सेकंड, वो तो वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका मुकदमा ऑब्जेक्शन के स्टेज से निकल के आगे बीच में रेगुलर जज के पास लगा हो। वहाँ पे आप ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन शायद की हो और वहाँ पे या जज ने ऑब्जेक्शन किया हो, वहाँ पे फिर आपको करेक्ट का मौका दिया जाए। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले आपका ऑफिस ऑब्जेक्शन को टापने के क्या तरीके हैं। अगर वो ये कहते हैं कि इम्प्यून्ड ऑर्डर फलां जगह से, और आजकल तो ये सिलसिला हो गया हुआ है कि वहाँ पे वो बीच में बैठे होते हैं, नीचे क्लर्क्स बैठे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि नहीं भाई प्रेयर इस तरीके से होनी चाहिए और ये यहाँ पे नहीं आपका बीच में बनता, आप यूँ करेंगे तो हम पुट अप करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप को असर्ट करके बीच में करवाना पड़ता है। 2 तरीके हैं, अगर आपकी टेरिटोरियल, इसको कहेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन कि किस बेंच की जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ पे या तो आप माने कि हाँ, या तो आप इंसिस्ट करें कि इस बेंच की भी जुरिस्डिक्शन है, उसके लिए आपको कानूनन आर्ग्यू करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन के अंदर केस एक्चुअली किसी जज के पास लगेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप माने कि हाँ इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेंच की बनती है, मगर आप एप्लीकेशन दे के चीफ जस्टिस से यहाँ पे एंटरटेन करवाएं। सो दीज आर 2 ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू यू, बट लेट्स फॉर नाउ अज्यूम कि जी यहाँ पे बीच में इधर ही की ऑप्शन है।
इसके साथ दूसरी लाइन में ये जो अगर आपके सामने कागज़ है तो आप इसके ऊपर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है स्पेशल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मैं वैसे अमूमन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन लिख देता हूँ, बट कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, बट यहाँ पे एक्चुअली जो एक्चुअल वर्ड्स हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, हाई कोर्ट ने खुद जो लिखा हुआ है, जो मैंने कभी वैसे इस्तेमाल करते होते हुए वैसे देखा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन अमूमन लिखा जाता है, ओरिजिनल स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन लिख देते हैं। ठीक है, सही है, ये यूं करके। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जब हम वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसको सेंटर में लाने का क्या तरीका होता है? इन द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर सेंटर में कोई वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का माहिर बता सकता है क्या तरीका होता है, कैसे करते हैं, कैसे अलाइनमेंट करते हैं? बिकॉज मेरे तो कई दोस्त होते हैं वो स्पेस दबा के यूं पकड़ के सेंटर में लेके जाते हैं, फॉन्ट का साइज एंड में चेंज करते हैं तो सारा डिंगा हो जाता है। या फिर और क्या तरीका है? हाँ, कंट्रोल ई से एक्चुअली सेंटर होता है। यहाँ पे ऊपर देखें ये भी बने हुए हैं बीच में सेंटर में करने के लिए, ये जो यहाँ पे इसको दबा दें तो सेंटर हो जाएगा, या इसके लिए कंट्रोल ई से भी हो जाता है। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ये गलत चीज़ होती है, टैब शैब वगैरह जब आप बीच में करके स्पेस करके करते हैं उसका नुकसान क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में कोई आपने 2 लाइन आगे पीछे ऊपर नीचे की तो सारी का सारा डॉक्यूमेंट ख़राब हो जाता है। जब आप यहाँ कंट्रोल या आपने मार्जिन चेंज किया तो उसकी अलाइनमेंट सारी गलत हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जो अच्छी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, बीच में ये शेयर करना चाह रहा हूँ, वो यही है कि कंट्रोल ई करके सेंटर में आप इसको करें। अमूमन हम कौन से पेज के ऊपर बाय द वे ये करते हैं ड्राफ्टिंग? लीगल के ऊपर। वो कैसे चूज़ करते हैं? उसके अंदर होता है पेज सेटअप के अंदर जाइए और आपके अंदर फाइल के अंदर ऑप्शन में जाके पेज सेटअप आप चूज़ करते हैं और वहाँ पे जाके आपको पेपर का साइज बीच में पेज एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूएस लीगल लिखा हुआ है, ये आप यूज़ करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, यूएस लीगल होता है 8.5 इंचेस इंटू 14 इंचेस, राइट, जो होता है। हमारे भी चूँकि यहाँ पे एक्चुअली सिलसिला थोड़ा सा उल्टा है, ये मेरे ख्याल में कागज़ बचाने की लोग कोशिश करते हैं, वो 14 इंचेस का नहीं होता। अमूमन ये होता है कि वो कुछ 12.5-13 इंचेस की एक्चुअली यहाँ पे मार्केट के अंदर कागज़ मिलते हैं, आप प्रिंट आउट करते हैं, कई दफ़ा ऐसे देखा है आखिरी जुमला गायब होता है। या वैसे होता है तो 8.5 इंचेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली मैंने ये बीच में देखा जब मार्जिन सेटअप कर रहे हों तो मार्जिन अमूमन बॉटम से यहाँ पे जो बीच में आपके पास होता है वो 1.5 के पास आसपास रख लें या 1.6 रख लें। और उसका फिर असर ये पड़ता है कि आपका अगर नीचे से सफ़ा कट भी जाता है या प्रिंटिंग में भी कोई मसला वगैरह हो जाता है तो आपका नीचे लास्ट लाइन नहीं होती। कई दफ़ा ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल प्रेयर क्लॉज का आखिरी जुमला मिसिंग होता है, उधर आप क्या करेंगे बीच में पकड़ के, बिकॉज वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पिटिशन का। जिस ऑर्डर को आपने लिखा बड़े जोरों शोर से कि फर्दर द ऑर्डर डेटेड सच एंड सच मेक ऑर्डर डेटेड और अगला वाला सारा जुमला गायब होता है, और एनी अदर रिलीफ डीम फिट एंड अप्रोप्रिएट। सो ये मैं आपको ऐसी बोंगियाँ बीच में बता रहा हूँ जो कि मुझे होती हुई नज़र आई हैं। मैं आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल, बट इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको मैं स्किल्स वगैरह बता रहा हूँ कि आपको ये करनी चाहिए। आपको बोरिंग तो शायद लग रहा हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जज के सामने एम्बैरसमेंट से ज़्यादा बेहतर है, बचने का ये तरीका है। खैर ये हो गया बीच में। अब आगे जाके ओपन ज्यूरिसडिक्शन के बाद आप क्या करेंगे? ओरिजिनल अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोई दोस्त बता सकता है? हाँ, ये यहाँ पे इसी कागज में लिखा हुआ है रिट पिटिशन नंबर, क्या नंबर लिखेंगे यहाँ पे? आगे साल यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि ये रिट पिटिशन का नंबर आपको दिया जाता है, आप खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे स्लैश डाल के आप जिस साल दाखिल करें ऑफ 2018 लिख देंगे। वो तो इसी साल का आपको देंगे, मगर जो एक्चुअल नंबर होगा वो यहाँ पे नहीं होगा। मुंशी हजरात ये भी बड़ी ज़बरदस्त बीच में वांगियाँ मारते हैं कि आपको यहाँ पे इस, और ख़ास तौर पे इसके अंदर तो नहीं, सीएम्स के ऊपर ये मारते हैं कि जो नंबर मिलता है वो लिखते नहीं इस पर। जज के सामने जब आप पेश हो गए या आप आर्ग्यू कर रहे या किसी और जगह के ऊपर, तो आप फिर भी फरोलते रहते हैं कि जी फलां जगह फाइल कवर, फॉर एग्जांपल फाइल कवर पे लिख दिया रिट पिटिशन का नंबर, इस पे नहीं लिखा, फाइल कवर चेंज हो गया,
2 या 5 साल के बाद आपको पता ही नहीं होता रिट पिटिशन का नंबर क्या है। ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये लिखनी ज़रूरी हैं। मुंशियों को और एसोसिएट्स के खाते में ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, और वो ना लिखें तो छितर मारें, बीच में पीछे पढ़ के करवाएं। और सबसे ज़्यादा ये मसला पड़ता है सीएम्स पे। रिट में आपने नई सीएम जमा करवा दी, 3 सीएम्स आपने जमा करवा दी, सुबह आप अर्जेंट में पेश हुए जज के सामने, आपने अपनी फाइल खोली तो उसके ऊपर लिखा ही नहीं हुआ सीएम का नंबर क्या। जज कहता है अच्छा जी पहले कौन सी सीएम नंबर, आप 4 करना चाहेंगे कि 5 करना चाहेंगे। वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे? ये आदतें अपनी आप डेवलप करें, अपने मुंशी से डेवलप करवाएं, ये करें, बिकॉज दीज कॉज यू लॉट ऑफ एम्बैरसमेंट। और इस हद तक एम्बैरसमेंट हो जाती है कि जज आपका करता है, आपकी रिलीफ जो आपको मिल रही होती है वो नहीं मिलती, आप खुद आस्क फॉर एडिशनल टाइम मांग लेते हैं, आप खुद हिल जाते हैं वहाँ पे, या कोई इस तरीके से। ये सादा चीज़ें ये प्लीज़ करेक्ट वगैरह कीजिए। खैर रिट पिटिशन नंबर आपने बीच में लिख लिया, आगे क्या लिखा जाएगा जी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन की मुझे कॉपी आ गई हुई है जी। सबसे पहला सवाल आपकी तरफ ये आपके लिए ये है, और ये आपने सारों ने कंसिडर करना है कि आपका पिटिशनर कौन है। ये भी बड़ा आसान होता है कि जेड़ा पैसे दे रहा है वही पिटिशन करवाएगा, नहीं है उसकी तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, आप बताएं, आपकी तरफ से कर लेते, ये कर लेते। मगर रिट के अंदर मामला ये है, अगर आप गौर से बीच में पढ़ें, आर्टिकल 199 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी या एग्रीव्ड पर्सन का लिखा हुआ है। क्लाइंट आपके पास आ गया, मुकदमा उसकी बेगम का है, बेगम अग्रीव्ड है या पर्दा नशीन है, आप क्लाइंट की तरफ से नहीं, बीच में जो आपको उसका हस्बैंड फीस दे रहा है उसकी तरफ से, आप अग्रीव्ड पार्टी की तरफ या अग्रीव्ड पर्सन की तरफ से करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला नुक्ता तो नोट करने का ये है कि यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा जाएगा जो कि एक्चुअली जिस पे इम्प्यून्ड ऑर्डर जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं वो असरअंदाज हो रहा है, राइट। तो उसकी तरफ से आप ये पिटिशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हेबियस के अंदर फ़र्क चीज़ है और को वारंटो के अंदर फ़र्क चीज़ है कि वहाँ पे थोड़ा सा स्कोप खुला है। अगर यू डोंट हैव टू बी एन अग्रीव्ड एक्चुअली पार्टी, यू कैन बी एन अग्रीव्ड पर्सन एज वेल। आप कोई भी एक्चुअली बंदे को उन्होंने काफ़ी ब्रॉड कर दिया और लोकल स्टैंडर्ड। पहला नुक्ता तो ये आ गया कि एक ह्यूमन बीइंग आपके पास आया, उसकी तरफ से आपने एक इंसान की तरफ से कर दिया, सही है। मोहम्मद अहमद कईम लिख लेते, चलो आगे क्या लिखेंगे जी। सन ऑफ मलिक मोहम्मद कईम, रेजिडेंट ऑफ, ऑफिस भी लिख सकते हैं, घर भी लिख सकते हैं, 51 मजांग। एड्रेस सही लिखना ज़रूरी है क्योंकि नोटिसेस इसके ऊपर जाएंगे। इसको अप टू डेट रखना भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि नोटिसेस इसके ऊपर जाएंगे आपको। ये आप पहले बीच में कीजिए। अब कई दफ़ा होता है कि आपके पास ये मुकदमा अग्रीव्ड पार्टी नहीं होता। मेरे एक्चुअली दफ्तर के ऊपर एक्चुअली हो गया बीच में ये करके, मैं कयूम एंड एसोसिएट्स के नाम से एक चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम एक सोल प्रोप्राइटरशिप चलाता हूँ मैं, मैंने इसका नाम रखा हुआ है, या सोल प्रोप्राइटरशिप है, कयूम एंड एसोसिएट एक। हाँ मुझे टैक्स नंबर वगैरह तो बीच में मिला हुआ है। तो मुझे पहले तो ये बताइए कयूम एंड एसोसिएट्स एक्चुअली मुकदमा कर सकती है? कयूम एंड एसोसिएट मुकदमा नहीं कर सकती अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है। मोहम्मद अहमद कयूम मुकदमा कर सकता है और इसके ऊपर भी रिट पिटिशन खारिज हो जाए। मोहम्मद ए कयूम, अगर मैंने कयूम एंड एसोसिएट की वर्किंग अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ कयूम एंड एसोसिएट्स, वो आपको इसलिए लिखना पड़ेगा, इस तरह लिखना पड़ता है क्योंकि एनटीएन फॉर एग्जांपल नोटिस आ गया कयूम एंड एसोसिएट्स को टैक्स के लिए, तो वो उनको इनका टैक्स नंबर दिया हुआ है, इनके खिलाफ बीच में कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरी जेब में से जाना है। ये कानूनी नुक्ता है। मोहम्मद कयूम एंड एसोसिएट्स का कानूनी कोई वजूद नहीं है, टैक्स देने के लिए तो है मगर इट इज़ नॉट अ लीगल पर्सन एज सच। हाउएवर मैंने मलिक कयूम साहब के साथ अगर फॉर एग्जांपल बनाई हुई है, एक पार्टनरशिप बनाई हुई है, तो देन आई कैन गो अहेड एंड राइट डाउन यहाँ पे कयूम एंड एसोसिएट्स के थ्रू मैं बेसिकली सू कर सकता हूँ। कयूम एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप थ्रू इट्स पार्टनर मोहम्मद ए कयूम, ठीक है।
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पार्टनरशिप्स को रिकग्नाइज किया जा सकता है, पार्टनरशिप सू कर सकती हैं, ये अलहदा एंटिटी नहीं है। मगर जब आप पार्टनरशिप के नाम के ऊपर कर रहे होंगे तो इसका क्या मतलब होता है अगर पार्टनरशिप की तरफ से आप सू कर रहे हैं कि मोहम्मद अहमद कयूम और मलिक कयूम दोनों एक्चुअली सू कर रहे हैं। दस्तखत सिर्फ अगर मोहम्मद अहमद कयूम भी कर दे तो मलिक मोहम्मद कयूम भी बीच में पाबंद है, उसकी तरफ से भी बीच में, उनकी तरफ से भी बीच में ये हो रहा है। पार्टनरशिप में और क्या मसला पड़ सकता है अगर पार्टनरशिप सू कर रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, उसकी लीगल कानूनी वक़्त के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मगर सेक्शन 77 है, 79 है, क्या है पार्टनरशिप एक्ट का? आप पार्टनरशिप एक्ट दिखा दीजिए ज़रा। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनरशिप पे अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसके पास मुकदमा करने का हक नहीं। उस पे तो मुकदमा हो सकता है मगर जब तक वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती तो वो पार्टनरशिप के पास कोई हक नहीं है मुकदमा करने का। अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके ऊपर आप एक रिस्पोंडेंट की तरफ से पेश हो रहे हैं और सामने आपके अगेंस्ट एक रिट हुई है तो आप कहेंगे जी पार्टनरशिप डीड नहीं लगाया हुआ, ऑस्टेंसिवली ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का पार्टनर एक्चुअली रेट कर ही नहीं सकता। अब और ये भी नहीं है कि बाद में वो रजिस्टर करवा ले, जब तक वो अपने आप रजिस्टर होगा तो तब उसके पास पावर होनी थी कि ये बीच में ये जमा करवाता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नुकता जिसके ऊपर आप किसी पार्टनरशिप को चित कर सकते हैं। 100% केस होगा उनका आपके खिलाफ। आप कहेंगे जी आप हैं कौन, आप तो सुई नहीं कर सकते, आपको तो एक्चुअली बार किया हुआ। पार्टनरशिप एक्ट कोई पकड़ा दे, मेरे ख्याल में 68 या 70 कुछ है, वो मैं आपको एग्जैक्टली उसका सेक्शन बीच में ताकि बता दूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप किसकी तरफ से ये मुकदमा जमा करवा रहे हैं। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, मोहम्मद अहमद कयूम की तरफ से आप मुकदमा जमा करवा रहे हैं किसी के खिलाफ, बड़ी पावरफुल एक्चुअली गवर्नमेंट एंटिटी की तरफ से। आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि मस्कीन मोहम्मद अहमद कयूम को तो अगर वो जीत भी गया तो इस पार्टी ने रगड़ देना है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल सर्विस का डिस्प्यूट है और आपने आपको उस मोहम्मद अहमद कयूम को आपने पार्टी बनाना है या किसी आप रेगुलेशन को चैलेंज कर रहे हैं और वो मैं अगर बीच में अपने आप को हाईलाइट करके अपने आप को उनका दुश्मन बीच में कर लूँ और ख़ासतौर पे अगर मैंने इसमें पिटिशन में एलिगेशन लिखी है कि वो फलां करप्ट है या मेलाफाइडे के साथ ये किया है और ये किया और यूँ किया और मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मैं जीत भी जाऊँ तो मुझे वो वहाँ पर चलने देंगे? ये चीज़ भी कई दफ़ा सोच लेना चाहिए कि अकेले बंदे की तरफ से आपने बीच में इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69 है पार्टनरशिप एक्ट का, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ नो सूट टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय द शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट बाय और एनी पर्सन सुइंग एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि सूट्स के लिए और ये इसके ऊपर भी वो रेट्स का जो है CPC रेट्स के ऊपर उतनी ही लागू होती है जितनी के वैसे है। इसके लिए भी अलहदा वैसे जजमेंट मौजूद है, ये बीच में देख लीजिए, जजमेंट की साइटेशन है PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज 1। CPC की रिक्वायरमेंट्स और ये जो सारी की सारी हैं ये इस पे रेट पे भी लागू होती हैं। सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट आपको कह दिया था, वो भी देख लीजिएगा। अब एक सेकंड के लिए आप मुझे अगर एक सेकंड दें तो मैं इसको एक दफ़ा सेव कर लूँ ताकि को पकड़ के ख़ासतौर पे जूनियर्स के लिए कानून को पकड़ के इसमें से रेट किस तरीके से निकलती है, कहानी नहीं डालनी कानून को। मेरे फॉर एग्जांपल अगर आपने मुख्तलिफ मेरे आर्टिकल 199 देखेंगे, हर लफ्ज़ के ऊपर मैंने अंडरलाइन किया होगा क्योंकि हर लफ्ज़ आपके लिए चेक लिस्ट है। ये चीज़ें तो होंगी अगर आप और आपकी पिटिशन में चेक लिस्ट है और अगर किसी और ने नहीं किया, रिस्पोंडेंट के लिए भी चेक लिस्ट है कि भाई अच्छा चल ठीक है पिटिशन आ गई तो पहले तो मैंने ये देखना है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पढ़ने अब पिटिशन सामने से आ गई मैंने उड़वानी है, पहला लफ्ज़ है आर्टिकल 199 का सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो कि ज्यूरिसडिक्शन लिमिट करती हैं 199 की। 212 सर्विस मैटर्स के अंदर ये मुझे एक चेक लिस्ट आगे लिखा हुआ है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या है, इन्होंने दुरुस्त हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन जमा करवाई, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन आ गया। मे का मतलब है कोर्ट की डिस्क्रेशन है।
अनक्लीन हैंड्स का नुक्ता आप रेज करेंगे। आप कहेंगे कि जी वो बनती होगी इसकी रिलीफ, लेकिन कोर्ट को नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे ये फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा, इसका डेवस्टेटिंग इफेक्ट होगा, ये होगा, वो होगा। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी, एडिक्वेट रेमेडी तो देखें इसके पास पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये डिपार्टमेंट है, ये जा सकता था, ऑम्बुड्समैन के पास जा सकता था, ये इधर जा सकता था, वो लिखें ताकि कोर्ट कहे कि यार मेरी लिस्ट के ऊपर क्यों ये बीच में लगा जाए, यार वो ऑम्बुड्समैन के पास जाओ, सिविल कोर्ट क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं जाता। तो ऑल ऑफ दिस द लॉ इज बेसिकली टेलिंग यू कि आपने ऑब्जेक्शंस क्या करनी है और आपने आगे से क्या कहानी डालनी है दोनों पार्टीज के लिए। ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव्ड पार्टी, रुक जाए एक सेकंड के लिए, एन अग्रीव्ड पार्टी, आप कहें तो ये तो अग्रीव्ड ही नहीं है, वो तो उसकी बीवी अग्रीव्ड थी या फलां बंदा बीच में अग्रीव था, इस पे तो कोई बीच में असर ही नहीं हो रहा। और दूसरा आगे लिखा हुआ पार्टी लिखा हुआ, पर्सन नहीं लिखा हुआ। पार्टी का मतलब है ये तो कभी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टी नहीं था ये बंदा, ये तो खाम है बीच में आ गया हुआ। डायरेक्शन लेने के लिए ये जरूरी है। मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ऑब्जेक्शन हो सकती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में वो परफॉर्म कर ही नहीं रहा, वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में है लेकिन परफॉर्म नहीं करता, या अगर उसको कहते हैं अगर परफॉर्म करता तो इस टेरिटरी के अंदर नहीं कर रहा। या फिर आप आगे जाके कहेंगे इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, किसका तो ये जो एक्ट काम कर रहा है इसका फेडरेशन से क्या ताल्लुक है। एजुकेशन देना तो एक्ट ये प्राइवेट स्कूल बीच में चला रहा है। और ये टू डू व्हाट इज परमिटेड बाय लॉ टू डू और टू डू एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं मैं आपको यही बीच में बता रहा हूँ। कानून को इस तरीके से अप्रोच कीजिए, ड्राफ्टिंग को इस तरीके से अप्रोच कीजिए, खुद ना बीच में लिखें, बिकॉज बेशुमार दोस्त इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली उनका नुक्ता नज़र है वो बीच में से ड्राफ्ट करके लाते हैं। चलें यहाँ पे तो हो गया जी एक, और पटिशन की टाइटल होगा पटिशन अंडर आर्टिकल 199। इंपॉर्टेंट चीज़, मैं शुरू में एक्चुअली सैयद अली जफर साहब के पास जब काम करता था तो मैं और वालिद साहब के साथ भी मैं लिखता था रेड पटिशन अंडर आर्टिकल 199, वो हर दफ़ा काट देते थे। क्यों काट देते थे आपके ख्याल में, कोई बता सकता है दोस्त? नहीं, वो ये कहते हैं कि 199 के अंदर रेड का कहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ। पटिशन है बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिट्स जिन चीज़ों को आप जानते हैं हाँ चीज़ें तो ये वही हैं, बट दैट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दे वर वेरी इरिटेटेड बाय दिस। अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आगे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस चीज़ के खिलाफ आए वो पहले जुमले में ही लिख दीजिए। अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड 21/10/2016 पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 4। रिस्पेक्टफुली पुराने स्टाइल में है शोएत 1 में आप क्या लिखेंगे पहले पैराग्राफ में, दैट द पिटिशनर इज। साथ आप नीचे क्या लिखेंगे, आइटैलिक्स में जाके कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन डेटेड डैश इज एनेक्स्ड herewith as annex A/1। ये चीज़ आप इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अमूमन ये कई दफ़ा होता है कि आपको टेबल नहीं बना रहे होते, आपके एसोसिएट्स बना रहे होते हैं। कागजात जो साथ लगने हैं आप जब यूं करके बीच में लिखते जाएंगे तो मेक्स इट ईजी फॉर देम, इट इंश्योर्स कि ये डॉक्यूमेंट साथ लगें। क्योंकि किसी वकील की ये भी बड़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है कि जी आप तैयारियां करके बीच में लड़ने के लिए गए, जज साहब कहते हैं कि जी अच्छा फलां ऑर्डर तो दिखाओ जो नीचे पास हुआ, तो वो साथ ही नहीं लगा होता। आपने लेटेस्ट वाला बीच में इम्प्यून लगा दिया, आपके एसोसिएट्स को क्या बीच में पता था, उन्होंने बीच में साथ लगाया नहीं। आप कहेंगे प्लीज अलाउ मी टाइम, तो आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ द लर्नेड काउंसिल रिक्वेस्ट मोर टाइम टू एक्चुअली ये करके, तो वो आपकी बेइज्जती होती है। क्लाइंट जिसका एक्चुअली घर पे आग लगी होती है वो आपको कहता है कि किया गया, क्या बंदे हो तुम। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने शायद अवेलेबल ना हो, शायद और मल्टीपल चीज़ हो, तो दिस इज एक्चुअली हाउ यू गो अबाउट इट। पैराग्राफ 1 में ये लिख दिया आपने, उसके बाद आपने करना है पैराग्राफ दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 is one is a statutory body। क्या लिखूंगा आगे, कोई बता सकता है? performing
फॉर्म्ड अंडर, पहले लिख दें फॉर्म्ड अंडर सच एंड सच कानून, परफॉर्मिंग फंक्शंस फंक्शंस इन रिलेशन टू सच एंड सच, ठीक है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड अगर है, फलां कानून के तहत आप बने, अगर कानूनी फेडरेशन ने बनाया तो आपके लिए आपका काम आसान हो गया। यू कैन वेरी इजीली से कि देयर परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ फेडरेशन बिकॉज द फेडरेशन मेड द लॉ। सो ऑलमोस्ट ऑल स्टैट्यूटरी बॉडीज जितनी होंगी उनके अगेंस्ट रेट बीच में कॉम्पिटेंट होंगी, उनसे उनके अलावा भी होंगे। इस पंजाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये वो सारे के सारे इन चीज़ों को करने के लिए, उसके लिए आप साथ क्या नथी कर सकते हैं चीज़ें ये साबित करने के लिए कि हाँ वो फेयर्स रिलेटेड टू फेडरेशन काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कि आपको कह देना ही काफ़ी। हाउ कैन यू प्रॉपरली डॉक्यूमेंट ना जी पीसीबी क्या चीज़ है, या कोई नेशनल टैक्स बोर्ड या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, इन चीज़ों को ये प्रूव करने के लिए ये सारी की सारी कैसे आप करोगे, स्टैट्यूट के अलावा करो। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपको वैसे मिलेंगी? आपने तो, मेरे पास क्लाइंट आया कि जी फलां का मसला है, मुझे मैंने तो डिपार्टमेंट का भी सारी उम्र नाम नहीं सुना हुआ। वेबसाइट से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप बैठ के नेट के ऊपर जाएंगे और उनकी वेबसाइट पे देखेंगे, उनके अंदर अबाउट अस, उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी जो चीज़ें फ़ोटो कॉपी करके साथ लगा दें। रेलेवेंट स्टैट्यूट अगर अवेलेबल है वो भी साथ लगा दें, वो स्टैट्यूट आप देख भी लें, सू हो सकता है नहीं हो सकता, क्या ग्राउंड्स हैं, वो सारी की सारी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। किस बंदे के थ्रू आपने सू करना है वो भी लिखा हुआ आपको मिल जाता है वहाँ पे स्टैट्यूट के अंदर। सो जिसके खिलाफ जा रहे हैं उसकी भी आपने हुदूद अरबा बेसिकली चेक करना है। ये करने के बाद अब आगे क्वेश्चन आता है, काफ़ी वैसे टाइम हो गया, यहाँ पे इसमें तीसरे के अंदर क्या लिखा हुआ पहले ये देख लीजिए। नहीं वो ठीक है, चौथा नंबर क्या? नहीं चौथी लाइन क्या? द फैक्ट्स ऑन विच। तो इसके बाद आपने जब पार्टीज को डिस्क्राइब कर दिया तो फिर आपने जाके दैट द फैक्ट्स गिविंग rise to the present petition are briefly as follows, ठीक है। और यहाँ पे मैं अमूमन करता हूँ फैक्ट्स की हेडिंग डाल देता हूँ और फिर 3 के बाद इसी को चलता रहने दूंगा। फैक्ट्स यहाँ से लिखने शुरू कर, दैट ये हुआ, दैट वो हुआ, और ये सारे के सारे इस तरीके से फैक्ट्स लिखता हूँ। नहीं आई ग्राउंड्स के अंदर मैं बीच में स्टाइलिस्टिकली, बिकॉज कई दोस्त करते हैं कि 3A B C D E F G और फिर ग्राउंड्स के अंदर 4 कर देते हैं। मैंने वैसे सैयद अली ज़फ़र साहब से बेसिकली यही सीखा है कि आप इसी तरीके से कंटिन्यूसली बीच में करो, नंबरिंग करते रहो और आप ग्राउंड्स के अंदर जाके ABC यूज़ करें करके, बिकॉज फैक्ट्स की तो एक तरीके से कहानी, ऊपर वाली चीज़ों को भी आप फैक्ट्स ही कह सकते हैं 1 और 2 में जो आपने पैराग्राफ्स में लिखा हुआ। एक तरीका है, और जो एक चीज़ नुक्ता मैं दोस्तों को पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काफ़ी यूज़फुल है। आप जज को आप क्यों इंतज़ार करवाएं कि आपका, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी बहुत लंबी पिटिशन है या बहुत आउटरेजियस ऑर्डर है जिसके खिलाफ है, मैं पहले जुमले में क्यों ना लिख दूँ। कई दफ़ा मैंने स्टाइलिस्टिकली और रिलीफ के तरीके से मैंने ये बीच में अच्छा देखा है कि मैं पहले पैराग्राफ के अंदर ये लिख देता हूँ, सारे पैराग्राफ्स को नीचे शिफ्ट करके, दैट द प्रेजेंट पिटिशन इज अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड इतना पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 who was barred, who was not authorized to pass said order under section such and such of such and such act। कई दफ़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड है, आई मीन ये हर बंदे का अपना है, ये स्टाइलिस्टिकली सही भी है गलत नहीं है, बट समटाइम्स आई फाउंड इट यूजफुल, क्योंकि जज एक्चुअली कम अज़ कम मैंने बीच में उनके अंदर ये देखा है कि अगर आप उनको पहले जुमलों में ही हिट कर लें
तो फिर उनका जहन एक तरीके से बन जाता है, आगे भी जो चीज़ें वो पढ़ेंगे वो सारे इसी तरीके से पढ़ेंगे कि यार इसके अंदर तो ठीक है, वो कहानी सारी आई और अंडर एन ऑब्लिगेशन के आप कोर्ट से नहीं कोई चीज़ छुपा सकते, आपने जो प्रोसीडिंग्स की हैं, मगर उसका जहन फिर इस तरह ही बन जाता है कि यार बात तो उसके अंदर बेसिकली ये है, और वो इस तरीके के ऊपर ही चला जाता है। कई जजेस फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैक्ट्स बड़े कमज़ोर हैं तो ठीक है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्ट पहले शुरू के अंदर कर दो, क्या कि यार फैक्ट्स की पढ़ने की ज़रूरत है, बंदा तो ऑथराइज ही नहीं है सी, और ये बीच में नुकता है। मे बी यू कैन ओवरकम इट दैट वे, मे बी यू कैन गो अहेड एंड डील विद इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। आई एम नॉट सेइंग, मैं कह रहा हूँ कि ये सारे का सारा पत्ता बड़ा जब आप खेल रहे होते हैं तो कई दफ़ा पहला पत्ता सब आप स्ट्रॉन्गेस्ट अपना फेंक देते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे है तो साथ ही रिलायंस यार इट डिपेंड्स, ये आपकी सारा स्ट्रैटेजिक है। मैं आपको सिर्फ ये डिस्कस हम आपस में बीच में कर रहे हैं कि पहले जाग करना है कि पूरा गुस्सा जान मार के पहले के ऊपर ही ठा करके कर देना, ताकि वगैरह पता है कि उसके बाद है नहीं। वो आपने अगर किसी ने देखी नहीं है रॉकी बैल्बोआ नई फिल्म भी जो आखिरी आई थी ना, उसमें बड़ा बुढ़ा हो गया होता है, तो उसमें कहता है कि भाई तू तेरे में तो स्टैमिना रहा नहीं कि तू एंड तक लड़ता रहे, तो तेरी कुछ मारने की पावर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कर दी जाए कि तू बस पकड़ के उस अपने मसल वगैरह बाजू के बीच में करता है कि पहले एक मुक्का बीच में पावरफुल, और वो जो चैंपियन सामने आता है पहले मुक्के में इसको नीचे गिरा देता है, सारे हैरान रह जाते हैं बीच में करके। तो कई दफ़ा आपको ये आपको बंदों को, जज साहिबान के जहनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और अपने मुकदमे को भी आपको प्रॉपरली इवैल्यूएट करने की बहुत ज़रूरत होती है। कहानी कई दफ़ा आपकी अगर बहुत लंबी, आप 6 फोरम्स में आप हार चुके हुए, एंड में आप रिट में आ गए, तो आपको क्या बीच में मिलना है? तो बेहतर नहीं है कि आप बीच में जो आपका बनता है वो आप शुरू में ही बीच में कह दें, शायद जज बीच में इन चीज़ों की तरफ ना जाए, और जज को कहेंगे जी मेरा तो सर मैं सारी चीज़ें छोड़ दें। और मेरे साथ हुआ है, मैं एक बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग मुकदमा कर रहा हूँ, बल्कि मेरे से पहले जिन वकील साहब को किया उसने कंसीड करके बीच में मुकदमा नीचे ले गया और सारा क्लाइंट का मुकदमा तबाह कर दिया, कोई चीज़ वगैरह नहीं, और हारे हुए सारे का सारा। नुक्ता मुझे उसके अंदर सिर्फ एक ये मिला कि जी वो क्या कि जी एक बंदे ने उकाड़े के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो इन्होंने अपने उकाड़ा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ किया हुआ था कि जी आप प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा हम आपको पार्क बनाने के लिए दे देते हैं, बाकी पे आप हमारा नक्शा ऑथराइज कर दें। हर जगह पे ये गया, फैक्चुअल डिस्प्यूट बीच में कुसुनमुख की होती रही, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में एक्चुअली उन्होंने बड़े ओहदेदार को पेश किया, ओहदेदार ने कंसीड कर दिया कि हाँ जी ये मामला दोबारा नीचे कंसिडर करें, उन्होंने तो हमारे ख़िलाफ़ करना था, उन्होंने फिर हमारे ख़िलाफ़ कर दिया, अपना खुद सारा कुछ गला काट। हर जगह से हम हारे हुए थे। मैंने जाके सिर्फ जज साहब के सामने, बल्कि एक और पिटीशन जमा की मैंने कि उनके सामने जज सारी चीज़ों का बताया, मैंने कहा सिर्फ एक सवाल है इसके अंदर ये है कि क्या कोई एक्चुअली डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी सिटीजन से एक्चुअली प्रॉपर्टी ले सकती है कि नहीं, कानूनी रिक्वायरमेंट के बगैर। हर जगह से मैं हारा हूँ और उसके ऊपर फंस गए। अब वो पार्टी हमारे से नेगोशिएट करने की डेवलपमेंट अथॉरिटी कोशिश करी। बात तो ये है, और उसके अंदर किया ये कि आप, मुझे पता है मेरा बहुत मेरिट्स के ऊपर कमज़ोर केस है, आप शुरू के अंदर ही सीधा ये कर दें। अगर ऑथराइजेशन का है, यूज़ योर हाईएस्ट पॉइंट, और सारा कुछ ऑल और नथिंग के ऊपर भी आप खेल सकते हैं। बट रिस्की भी हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि जी आप कहेंगे जी मैं और तो कोई नुक्ता आर्ग्यू ही नहीं करता, यही नुक्ता है वजह। अगर ये कानून के अंदर एक चीज़ दिखा दें बीच में कहाँ पे लिखा हुआ तो आप कर लें, बाकी चीज़ें तो सारी खाना पूरी है, कहानी है। मुझे वो मेरे लिए लाजमी था कि मैं बताऊँ मैं इधर गया हूँ इधर गया हूँ इधर गया, वो मैंने सारे लिखे हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू आई एम विनिंग द केस, जो कि एक्चुअली बड़े बारी भर के मोहदेदार साहब डुबो चुके हुए हैं, और जो हर जगह से वो 5 दफ़ा वो हार चुके हुए हैं। आई एम गोइंग टू इंशाल्लाह विल इट। तो दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू गो अबाउट इट, हाउ यू गो अहेड एंड डू दिस। जज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको कोई बीच में एक्चुअली तगड़ा जज मिल जाए, उसके पास लगा हुआ है शम्स मिर्ज़ा साहब के पास लगा हुआ, जो कि एक्चुअली गोज़ ऑन लॉ, जो उनका है वो झिझकते नहीं है बीच में। अदरवाइज कोई और अगर कमज़ोर जज हो तो वो कहेगा कि 6 दफ़ा हार गए मैं क्या करूँ, कंकरेंट फाइंडिंग्स गो ओवर। तो ये चीज़ें वगैरह होती हैं। ऑल ऑफ दिस यू नीड टू एक्चुअली टेक अ लुक एट। पहले तो हो गया कि अब आपने फैक्ट्स लिख दिए, फिर आप आगे जाके लिखेंगे। यहाँ पे इसके अंदर अगर आप 5वें के अंदर देखें तो उसने लिखा हुआ है कि 5वें नंबर, द रीजन सेट आउट अबाउट द पिटिशनर प्रेज द रिलीफ सॉट, ये है फैक्ट्स आपने लिखी है। इसके सामने आप इन बिटवीन एक फिर डालेंगे ग्राउंड्स, सॉरी नीचे आके, और ग्राउंड्स में आप ABCD लिख देंगे कि जी क्या ये ग्राउंड्स हैं, और इसके ऊपर बीच में कर लें। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि और एंड के अंदर जाके आपने बीच में जो प्रेयर है, फिर आप दोबारा आखिर में जाके देखेंगे कि मैंने जो प्रेयर बीच में नीचे लिखी हुई थी
उसमें मैंने वही चीज़ें बीच में मांगी हुई थी, यू आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट, मे बी यू कैन इम्प्रूव इट इन सम वे। जो आपने पुरानी चीज़ें देखी, ये किया, वो इस तरीके से। ऑर्डर्स आप सारे के सारे चैलेंज करें, इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर की तारीखें आपको पता होनी चाहिए। उस ऑर्डर में क्या खराबी है वो आप बीच में ग्राउंड्स में लिखेंगे। ग्राउंड्स में आप लिख लेंगे ए, बी, सी वगैरह, इस तरीके से जो भी आपके बीच में नुक्ता ये करके। इसके बाद आप नीचे क्या लिखते हैं? कोई दोस्त बता सकता है प्रेयर के बाद क्या आता है? नहीं, इससे पहले नहीं। आप ये लिखते हैं यहाँ पे एनी अदर रिलीफ डीम्ड फिट एंड अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में ऑल्सो। ये क्यों लिखते हैं? डायरेक्शन देते हैं या किसी और डायरेक्शन भी मिल जाए, लेकिन कई दफ़ा ये होता है पिटिशन जमा करवाने के बाद सर्कमस्टांसेस केस के चेंज हो जाते हैं। अमीना बेगम का केस बीच में मौजूद है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रिलीफ कैन आल्सो बी मोल्डेड एज वेल। कई जजेस कहते हैं कि आप प्रेयर क्लॉज अमेंड करवें, लेकिन कई जजेस ये बीच में फिर भी बीच में मान लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और इसके नीचे क्या लिखते हैं सर? यहाँ पे कंट्रोल आर करके राइट के ऊपर पिटिशनर, और फिर थ्रू काउंसिल, यूँ लिख लेते हैं मोहम्मद ए क्यूम 51 जस्टिस एम अकरम रोड लाहौर 54000। और नीचे क्या लिखते हैं? कोई दोस्त बता सकते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं? नहीं, सीसी नंबर या PLH 16787। कंप्यूटर नंबर लिखिए, नहीं लिखेंगे तो आपको लिस्ट में प्रॉपर्ली नाम नहीं आएगा और आपको नोटिस वगैरह और जो तारीखों का पता चलते हैं वो नहीं होगा। फिर आपके लेफ्ट के ऊपर क्या लिखते हैं? यहाँ पे सर्टिफिकेट, क्या सर्टिफिकेट लिखते हैं? Certified that this is the first writ petition नहीं, ऑन द सब्जेक्ट ना लिखें क्योंकि आप अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है। अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, उस सब्जेक्ट पे आपने 5 और भी हो सकती हैं, या आपको क्या पता किसी और ने इस पर की हुई है कि नहीं। पिटिशन अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड इतना, ये करके, ठीक है। इसमें क्या गलती है इस सर्टिफिकेट के अंदर? और अच्छा, इसको साइन कौन करता है बाय द वे? आपका काउंसिल करता है। इसमें क्या गलती है जो मैंने सर्टिफिकेट दिया? as certified that as instructed by the client। आप अपने सर के ऊपर मलबा ना लें, क्योंकि आपको ये, मैंने ऐसे कई लड़कों के एक्चुअली लाइसेंसेस कैंसिल होने तक की एक्चुअली धमकियों तक देखें। जब मैं सेक्रेटरी था बीच में दो लड़कों को इस चीज़ के ऊपर मुझे बचाना पड़ा कि जी आपने डिस्क्लोज नहीं किया कि इससे पहले भी रेट पिटिशन हुई। वो रोता रहा बंदा कि जी मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं इस चीज़ के अंदर। और अब ये जज उसको कहता था कि जी आपने लिखा हुआ है कि जी आप सर्टिफाई करते हैं कि जी इस बंदे ने पहले नहीं जमा करवाया किया हुआ, जबकि उसने की हुई थी। और क्लाइंट बेशुमार झूठ वगैरह बीच में बोलता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सर्टिफाइड दैट एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट। और दूसरा क्या आप बीच में सर्टिफिकेट देते हैं? एक और भी ऐड करवा दिया गया है रिसेंटली, सर्टिफाइड दैट द प्रेजेंट पिटिशन इन्वॉल्व्स वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और आगे एक और इस सर्टिफिकेट का दूसरा हिस्सा भी होता है, कोई दोस्त बता सकता है? And no other adequate remedy is available to the petitioner। ये चीज़ आप वैसे अपने सर के ऊपर ले रहे होते हैं। और अच्छा बाय द वे ये भी बीच में देख लीजिए, ये जो ऊपर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं
इस सर्टिफिकेट के अंदर ये लाजमी नहीं कि आपने हर दफ़ा ही लिखना है कि जी दिस इज़ द फर्स्ट पिटिशन, हो सकता है तीसरी हो, तीसरी है तो दो बाकी दो का पहले मेंशन करें। और यहाँ पे ये गोरा आ जाता है कि आप इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं किसी जज के पास लगवाने का। उसका गोर ये है कि अगर किसी और के पास चल रहा है और वो जज अगर आपके साथ नरम था, आपने बहस की शुरू में, वो आपके साथ चल रहा था, लेकिन जब दूसरी पार्टी ने कहा कि नीचे हमारे पास डिपार्टमेंट के पास भेज दें तो वो भेज रहा था, लेकिन आपका ख्याल है इस दफ़ा मैं वो फैसला अगर लेके जाऊँगा वो जज मेरी बात सुन लेगा, या फलां जज बैठा हुआ और जो आजकल इस तरीके के सर्विस मैटर्स वो सुन रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि दैट प्रीवियसली रिट पिटिशन नंबर सच एंड सच वाज फाइल्ड बिफोर सच एंड सच वगैरह व्हिच वाज डिस्पोज ऑफ वाइड ऑर्डर डेटेड, ये करके कंप्यूटर फिर भी मुमकिनात में है कि नहीं लगाएगा, मगर फिर इसकी बेसिस पे आप उस जज को आप कह सकते हैं कि सर ये वाला मामला प्रीवियसली उन्होंने हैंडल किया हुआ है। यू कैन इवन राइट डाउन, अगर आप बीच में इसमें चेक कर लें कि ये वाला मामला ऑलरेडी चल रहा है किसी और जज के पास और उसने स्टे दिया हुआ है, तो आपको क्या पड़ी हुई है कि आप इसके पास बीच में बहस करें या आपको शायद स्टे ना दे। कई ऐसे भी बीच में मामलात होते हैं, तो आप वो करके आप ये चीज़ बीच में सर्टिफिकेट्स लिख के, ये जब आप नीचे सर्टिफिकेट दे देते हैं ना, जज प्रेयर पढ़ता है और उसके बाद देखता है, जज का भी ज़हन ये होता है कि अच्छा यार फलां देख रहा है तो फिर उन्होंने ही करन दे, मैनू की ज़रूरत है, वो फाइल नहीं पढ़ता। लेकिन अगर वो पढ़ के आया हुआ और उसने कहा कि जी आपकी मेंटेनेबल नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं, फिर यू आर ऑन द बैक फुट एंड यू हैव अ प्रॉब्लम। आई वुड एक्चुअली टर्न अराउंड और मैं तो बीच में ड्रॉप कर देता हूँ नाम बीच में कि जी फलां ने बीच में किया हुआ, ताकि वो अपनी बीच में इसमें मुशक्कत ना करके आए और वो आराम से आपको किसी और के पास भेज दे। उसमें आपके 2 या 3 दिन लग जाते हैं, ज़ाया होते हैं। अगर इसके पास लगा हुआ है, आप कहते हैं उसके पास, वो चीफ जस्टिस के पास भेजेगा, चीफ जस्टिस फिर आगे भेजेगा, तो अगर आपका अर्जेंट स्टे का मैटर है तो मसला पड़ता। दूसरा तरीका ये हो सकता है उसने जो स्टे दिया हुआ उसकी कॉपी लेके आ जाइए, इसके सामने दे दें। मगर मैंने वो ये वाला ट्रिक कम ही चलते हुए देखा है। वो जज चिढ़ते हैं, कहते हैं मैं भी तो जज होगा, मैं सिंगल के अंदर मैं बैठा हुआ, तो मैं वाई शुड आई फॉलो एक्चुअली हिम, यू आर्ग्यू योर केस। तो बस ये होता है फाइलिंग के टाइम पे है ना, आप नोट दे देते और बता यार मैंने किया है, बेशुमार कोशिश की, एक ज़माने में हुआ करता था, लेकिन मैं जब भी नोट देता हूँ किसी और के पास ही लगता है। लेकिन सर मैं फाइलिंग के टाइम बता देता हूँ। नहीं मैं कहता हूँ मेरा, या फिर मेरा मुंशी डॉज करता है, लेकिन उसका नुक्ता ये है कि ये गुड़ देखने की ज़रूरत है, मगर इसका फ़ायदा आपको होता है, आप कर सकते हैं, आप उसको कह के भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और आप इस तरीके से अगर बीच में हो जाए, मगर छुपाएं खुदा के लिए नहीं किसी की सूरत में। ये मैं आपको हल्फन बीच में कह रहा हूँ कि एक मुकदमा डूबता है डूब जाए, आपका करियर और आपकी रेपुटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे वकीलों के साथ है बीच में, वो क्या उसको कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस बीच में चल रहा है, वो विड्रॉ नहीं करने दे रहे एक्चुअली। सिद्दीकी साहब हैं, कौन है, हाँ सिद्दीकी साहब, वो पिटिशन विड्रॉ नहीं करने दे रहे कि इसमें आपने सर्टिफिकेट झूठा दिया हुआ, और वो कहते हैं नहीं, वो कहता है कि मैं वापस ले लेता हूँ, मेरी माफ़ी, मैं नहीं बीच में इसमें करता हूँ, कहता है नो आई एम गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। वहाँ पे वकील नहीं, वहाँ पे शायद क्लाइंट के अगेंस्ट हो रहा है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी नोटिस हुआ है, उनको भी कॉल कर दिया। उसका इससे क्या ताल्लुक जी बीच में? उन्होंने धरने के बारे में सर उसका देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट उस मामले का हमारे इस मामले से क्या ताल्लुक? वो अगर आपने करनी है बीच में नुक्ता लगा, कहीं और डिस्कस किया जाएगा, लेक्चर के अंदर तो नहीं है इश्यूज लेने की जरूरत ना पॉलिटिकल होने की। अब बात सिर्फ मैं आप दोस्तों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी रेपुटेशन आपके काम से और आपसे इससे वाबस्ता है। कोई एक रेपुटेशन ऐसी नहीं है जितनी मर्जी फीस मिल रही हो कि आप अपने आप के ऊपर ये दाग लगवा लें और ये जज साहबान दूसरे के पास जाके बात भी करते हैं। और एक जज नहीं, एक के सामने आप गंदे होंगे, हर बंदे के सामने आप बीच में गंदे होंगे, और कई बंदों के साथ ये हो चुका हो, बड़े बड़े नामों के साथ बीच में मामला हो चुका हो। तो मेहरबानी करके इसके बारे में, ये तो आपने कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट गुर ये है, और आपको मैं ये बीच में बता रहा हूँ, अब आपको करना चाहिए कि नहीं, ये आप सोच लें कि मुझे तो एक्चुअली जल्दी होती है, क्लाइंट से साइन करवाओ, वकालतनामा साइन करवाओ, फीस आए जल्दी, बीच में पकड़ के पटिशन करें। एक तरीका ये है कि क्लाइंट जैसे ही आता है, और कई दफ़ा होता है कि क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, आप अगर यहाँ पे ना एक पेज ब्रेक अगर आप बीच में ऐड कर लें, इंसर्ट के अंदर जाके पेज ब्रेक, तो ये वाला जो सफ़ा है मैं हर रिट पिटिशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। राइट? अगर मैंने क्लाइंट से साइनिंग पेजेस करने हैं, क्लाइंट का ड्राफ्ट तो तैयार होता रहेगा, राइट? मैंने अपने दफ्तर में कम से कम ये बीच में रखा हुआ है, जिसका नुकसान भी कभी कभार हो सकता है कि 5 या 6 सफ़े ऐसे करके इसका साइनिंग पेज,
एफिडेविट का साइनिंग पेज, डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन का साइनिंग पेज, इसके साथ साथ क्या उसको कहते हैं उसके एफिडेविट का साइनिंग पेज, वकालतनामा, स्टे एप्लीकेशन का साइनिंग पेज, और वो मैं अलहदा तैयार करके रख लेता हूँ। क्लाइंट तो साइन कर दे पर ये उसका दोबारा चक्कर ना लगे। जी जी नंबर वन, जो जजमेंट के लाइंस है, ये बेटर ये है कि उसके अंदर ही उसको मेंशन कर दिया जाए या सेपरेट दिया जाए, बेटर क्या है? सेकंड बारी बारी कर लेते हैं। जजमेंट्स की रिलायंस मैं कभी भी बीच में इसके अंदर नहीं मेंशन कर, जजमेंट्स के अल्फाज इस्तेमाल करके मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स या ग्राउंड्स तो यूज़ करूँगा, मगर जजमेंट्स मैं कभी भी साइट नहीं करूँगा अनलेस फलां जजमेंट में ये होल्ड हो गया हुआ है कि ये जो चीज़ क्लेम कर रही है वो मुकम्मल तौर पे इलीगल। अगर तो 100% है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये होल्ड कर दिया गया है कि जी अस्सलाम सर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर साहब अगर ये होल्ड कर दिया गया है कि जी प्रीएम्पशन के ऊपर अब रेट चल रही है, इन सच एंड सच प्रीएम्पशन का कानून हैज़ बिन इस्लामिक फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कर दिया, वहाँ पे तो चलता जनरल है और जिसका बहुत इफेक्ट है, अदरवाइज आई वुड नेवर मेंशन जजमेंट। मास्टर एंड सर्वेंट एक सेकेंड, हाउएवर एट द सेम टाइम रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स मैं ज़रूर दूंगा, और वो जजमेंट जब जज के सामने बहस कर रहा हूँगा वो मैं ज़रूर उसको बीच में पकड़ाऊंगा, जजमेंट्स की कॉपीज़ भी दे दूंगा और उस स्टेज के ऊपर अपने पत्ते खेलूंगा। मुझे नहीं कोई ज़रूरत दूसरे वकील को चेक बताने की। शॉर्ट होना चाहिए। इस किताब मैं एक्चुअली हमेशा कंप्लीट बीच में लगाता हूँ, मगर ये जो लॉ ऑफ रिट्स की किताब है, बाय द वे आपसे शेयर करना चाह रहा था, ये कलीमुल्लाह कुरैशी साहब ने किताब लिखी है लॉ ऑफ रिट्स की, इस लाइब्रेरी में ज़रूरी होनी चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि इन्होंने 15-20 एक्चुअली रिट पिटिशंस के स्पेसिमन साथ लगाए हुए हैं। ये हमेशा शॉर्ट एफिडेविट इसमें से इन्होंने यूज़ किए हुए थ्रू आउट। इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं है, बल्कि कई जगह पे तो बहुत गंदी ड्राफ्टिंग है, मगर अगर आप शुरू करना चाहें, अगर सीखना चाह रहे हैं तो ये किताब ज़रूर चेक कीजिए, लॉ ऑफ रिट्स। इसमें बेशुमार गलतियां हैं, मगर पाकिस्तान में प्रॉब्ली बेस्ट किताब इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ इन दिस फील्ड कलीमुल्लाह कुरैशी साहब की है। ये वाली बीच में आप किताब देख लीजिएगा, दिस इज़ क्वाइट यूज़फुल। ये साहब एक्चुअली शॉर्ट एफिडेविट्स यूज़ करते हैं। एफिडेविट कितने लगेंगे, कोई दोस्त मुझे बता सकता है? अगर स्टे है तो उसको मल्टीपल पिटिशनर्स हैं तो कितने एफिडेविट लगेंगे? नहीं, आगे नहीं। मल्टीपल पिटिशनर्स अगर हैं तो हर पिटिशनर का अलग-अलग पिटिशन के साथ एफिडेविट लगेगा। हाउएवर स्टे एप्लीकेशन और डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन के लिए एक ही काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। सो नहीं, मेन के लिए अगर आपने किया वो, ये देखो हाँ सही है, दोनों तरीके से बीच में चलते हैं। आप कर सकते हो बीच में कि मे काइंडली बी रेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस करके, इस तरीके से आप बीच में बनाएंगे। टाइम वैसे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ, अभी तो उसमें बहुत बीच में गुंजाइश है बात करने की। नहीं, इसमें भी कुछ टेबल कैसे बनाते हैं, स्टे एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, एफिडेविट कैसे बनाते हैं, मैं बस आपको 2-3 एक्चुअली जट की बातें जल्दी से बीच में बता देता हूँ जो है। एक तो ये है कि ये जो आपके सामने है साइनिंग पेजेस आप अलहदा बना सकते हैं, एक ये बीच में बना लीजिए। इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर आपने करना हो क्लाइंट से, अगर आपने पहले साइन करवाना हो, इसी तरीके से अगर आपने करना होगा तो एनी अदर रिलीफ वाली लाइन लेके ये एप्लीकेशन का साइनिंग पेज बन गया। यहाँ पे पिटिशनर की जगह एप्लीकेंट आएगा, राइट, ये उससे वकालतनामा आ जाएगा। इसी को आप एक दफ़ा और साइन करवा लेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन बन जाएगी डिस्पेंसेशन की। डिस्पेंसेशन का क्या मैं बीच में बार बार कह रहा हूँ, वो क्या होता है? क्यों 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 अदरवाइज ऑब्जेक्शन लग जाती, क्यों? हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स अगर आप देखें तो वहाँ पे उसके अंदर स्पेसिफिकली बीच में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि सारी कॉपीज़ की आप सर्टिफाइड कॉपी, हर डॉक्यूमेंट की आप सर्टिफाइड कॉपी साथ लगाएंगे
अनलेस डिस्पेंस्ड बाय द कोर्ट। तो उसको उसकी वजह से आप ये सेक्शन 151 लिख देते हैं सीपीसी, मगर वो असल में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत एप्लीकेशन है। कोर्ट की मर्जी होती है, वो आप लगाएंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, ऑब्जेक्शन लग जाता, अगले दिन आपका मुकदमा नहीं लगता। डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है साथ बीच में जमा करवानी। स्टे एप्लीकेशन भी साथ लगेगी तो ये आपकी रेट पिटीशन अर्जेंट में एंटरटेन होगी, अदरवाइज नहीं एंटरटेन होगी। रेट पिटीशन के अंदर पुराने बुजुर्ग ये बीच में कहते थे स्टे भी आप रेट पिटीशन के अंदर ही मांग सकते हैं, स्टे अलहदा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे जज साहिबान देखे हैं कि वो कहते हैं स्टे एप्लीकेशन किधर है, और उनसे बहस में डलने से बेहतर है कि सेक्शन 151 के तहत आप एक स्टे एप्लीकेशन भी अलहदा लगा दें जिसके अंदर आप प्रेयर मांगें, और उसके अंदर उस नीचे ये भी लिखें एड इंटरम रिलीफ इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड। इसका क्या मतलब होता है? एड इंटरम रिलीफ इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड का क्या मतलब होता है? स्टे तो आपने पहले अपनी प्रेयर में स्टे एप्लीकेशन की मांग लिया, एड इंटरम क्या होता है? पहली पेशी पे दूसरी पार्टी को सुने बगैर वो करने के लिए एड इंटरिम रिलीफ में आल्सो काइंडली बी ग्रांटेड, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली राइट दैट एज वेल। और अगर टेक्निकली आप पूछें तो ये लिखना लाजमी है, उसके बगैर अदरवाइज सुने बगैर नहीं मिल सकती आपको। और एड इंटरिम रिलीफ के लिए फिर आपको एक लाइन भी लिख देनी चाहिए बीच में कि इफ़ द रिलीफ इज एक्चुअली नॉट ग्रांटेड विदाउट द बिफोर द अदर पार्टी फाइंड्स आउट अबाउट दिस, they may change the nature of the property, they may actually dispose of the, ये मुख्तलिफ तरीके से बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसलिए एड इंटरम रिलीफ ज़रूरी है। तो स्टे एप्लीकेशन के अंदर, और स्टे एप्लीकेशन में ये भी देख लें, सिर्फ ये ना लिख दिया करें बीच में कि जी गुड प्राइमा फेशी केस, इररिपेयरेबल लॉस एंड डैमेज वगैरह, एंड क्या उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ द क्लाइंट। दो जुमले यूं भी लिखिए कि क्या नुकसान होगा, क्यों नुकसान होगा, किस तरीके से होगा। रेपुटेशन, अगर मनी कॉम्पनसेशन है भी तो लिखें मेरी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी मार्केट के अंदर, मेरा वो क्या उसको कहते हैं लोगों के सामने एक्चुअली जागहसाई होगी, विच विल बी इररिपेयरेबल लॉस एंड डैमेज। वो चीज़ें बीच में लिखेंगे तो फिर भी आपका आगे बल होता है अब मुकदमा। और वो, और दूसरी चीज़ ये कि खुद जब आप इसके ऊपर फोकस भी करेंगे अपनी स्टे एप्लीकेशन बनाते हुए, तो आपके अपने जहन में भी नुक्ते डेवलप होंगे कि जज मेरे तो पूछेगा कि प्राइमा फेशी केस क्या है, कैसे तुम्हारे फेवर में, या तुम्हें क्या इररिपेयरेबल लॉस एंड डैमेज होगा। तो जब सोचेंगे और लिखेंगे तो फिर आपके जहन के अंदर ये चीज़ होगी भी जब जज के सामने आप बहस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे। कई लड़के अन्य वो एक्चुअली बीच में ये कहते हैं जी मुंशी बना लेगा, प्रेयर में सिर्फ बीच में बना देता हूँ। जब वहाँ पे जज कहता है कि जी क्या इररिपेयरेबल लॉस, तो वहाँ पे फिर आप बैठ के सोच रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं निकालने की, या जजमेंट्स आप अपने साथ इस तरीके से बीच में साथ लेके जाएँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के ये बीच में फ़ायदे हैं, इस तरीके से आप सीख लेते हैं। एक दो चीज़ें आपको और बताता जाऊँ। मैंने आपको कहा कि साइनिंग पेजेस आप अलहदा साइन करवा लिया करें। कई दफ़ा सिर्फ रिट्स में नहीं और मामलात में भी मसले वगैरह ये पड़ते हैं, ज़्यादा उम्र की बीबियाँ हैं या और बंदे हैं, एक बंदा आ जाता है, 5 एक्चुअली आते नहीं हैं, उस फैमिली के बाकी जो मेम्बरान हैं कहता है यार मैं साइन करवा के ले आऊँगा। पूरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये करें कि वो साहिबान आपके दफ्तर में आएँ, पूरी हत्तुल इम्कान कोशिश ये करें कि आईडी कार्ड्स की तो आपको कॉपीज चाहिए ही होंगी, लेकिन उनके साथ वो आपके सामने आके बीच में बैठें। पर्दा नशीन औरतों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा ये बीच में होता है कि जब आपकी ये बीच में खारिज होती है पिटिशन या कोई और को, तो फिर 12-2 की भी इन्हीं में दोस्तों में से किसी की तरफ से एप्लीकेशन आ जाती है जो कि मलबा सारे के सारा वकील साहब पे डाल देती है। वहाँ पे फिर आपकी काफ़ी बेइज्जती होती है जब आपसे पूछा जाता है ऑन ओथ के जी भाई आपके सामने पेश हुए थे कि नहीं, और आपने ये किस तरीके से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो साइन हो रहे हैं डॉक्यूमेंट तो वो आपके सामने हो रहे हैं। वो तो फौत हो गया होता है बंदा, या वो मौजूद नहीं होता है, या वो कुछ होता है, तो ये फ़ीस की भी बीच में, और ये क्लाइंट को पकड़ने में मैं मजाक में तो बीच में कह रहा था, बट यू शुड ऑलवेज मेक एन एफर्ट कि ये वाले बंदे भी जो आपके सामने आते हैं दस्तखत करने वाले वो ही हो। मैं ये भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, कई मैंने 12-2 किए हैं जहाँ पे मलबा सारा वकील के ऊपर डाला हुआ, और मुझे पता चल रहा है कि वो बीच में, वकील को क्या बीच में पता होगा। होता है कि फैमिलीज के खासतौर पर डिस्प्यूट हैं, इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि सारे यहाँ पे आएँ। हाउएवर अगर सारे नहीं आ रहे आपके सामने तो आप कहेंगे ठीक है मैं उनकी तरफ से नहीं फिर करूँगा,
जिनकी तरफ से है, बी वेरी क्लियर इन योर डीलिंग्स विद योर क्लाइंट्स, बिकॉज ये आपकी ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी बीच में एम्बैरसमेंट हो सकती है। और कई बंदों की एक्चुअली आई नो, एक बंदे की आई नो कि वो हाईकोर्ट का जज नहीं लग सका बिकॉज इस तरीके का कोई स्कैंडल उसके अगेंस्ट चल रहा, और उसके प्रॉब्लली फरिश्तों को भी नहीं पता होगा। तो ये चीज़ आपकी जो रेपुटेशन डैमेज होती है और ये जो मामले होते हैं, ये आपके साथ स्टे करते हैं और आपको आगे जाके बहुत ख़राब करते हैं। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो इस स्टे का रेट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेबल वगैरह के बारे में मैं ब्रीफली आपको सिर्फ ये अमूमन मुंशी ही बीच में बनाते हैं। पेज नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। पेज नंबरिंग के बगैर आपकी फ़ाइल की और जज की फ़ाइल की पेज नंबरिंग एक ही होनी चाहिए। ये भी बेशुमार कई दोस्त वगैरह करते हैं कि जी मुंशी साहब ने आपकी पेज नंबरिंग की नहीं, जल्दी के अंदर वो जज साहब की पेज नंबरिंग करके जमा करवा दी, आप जब बहस करने के लिए आते हैं तो आपके पास पेज नंबर्स नहीं होते। फोटो कॉपी आप पहले ही कर ली, दस्तखतों के पहले कर लिए, इस तरीके से बेशुमार चीज़ें होती हैं। ये सारी बचगाना चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें डिस्कस करने का आप सारे दोस्तों के सामने मकसद सिर्फ ये था कि आप सारे दोस्तों से ये हम कर रहे थे कि एक बेहतर तरीका भी मौजूद है जिसके साथ आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। अन्यवा बीच में ये करने का और इसके बारे में सोच के आप अपने जो भी आपके सिस्टम्स हैं, तरीके वगैरह, उनको इम्प्रूव करें ड्राफ्टिंग को। और आप बीच में इसके अंदर देखेंगे कि जो अच्छे लेवल के, मैंने कम से कम जितने चेम्बर्स देखे वो सारे एक ही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके हैं और यही चीज़ें वो बीच में प्रॉपरली इस तरह करते हैं। अगर किसी दोस्त के कोई क्वेश्चन हैं तो मेरे से प्लीज़ ज़रा पूछ लीजिए, आई बी हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। आई होप आज की गुफ्तगू के अंदर आपसे थोड़ी बहुत बीच में डिटेल में आपको समझ वगैरह तो आ गई, लेकिन जितनी डिटेल में अभी बात और की जा सकती थी वो हमने वैसे की नहीं। बताइए। CM2 is allowed और subject to all just and legal exceptions का मतलब है कि अगर वो ऑब्जेक्शन लेना अगर वो ऑब्जेक्शन ये लेना चाहे कि ये फेक डॉक्यूमेंट, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हैं, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। और लीगल एक्सेप्शन फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, डॉक्यूमेंट अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय हो गया हुआ और अगर ये एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई डिस्पेंसेशन की, डजंट मीन कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बिकम मोर वैलिड। और अगर आपने वैसे बीच में कोई इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट कोई लेनी है, बेसिकली कोर्ट ने कहा है कि जी हाँ हम बीच में अनसर्टिफाइड कॉपी की डिस्पेंस विद करते हैं, मगर और जो लीगल एक्सेप्शंस हो सकती हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर और जो ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, उसका ये मतलब ना लिया जाए कि हमने इसको मनो ऑन इन डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। और स्टे वगैरह के लिए एक नुक्ता आपको बताता जाऊँ, अगर कानून को आपने चैलेंज किया हुआ तो फिर आपको अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी पार्टी बनाना पड़ेगा। 27A का नोटिस होता है एक्चुअली CPC के तहत, अगर आपने किसी कानून को चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि उनको कोर्ट के लिए रिट में सुनना लाजमी है और सुनेंगे तो फिर कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसके बगैर, उस नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। प्रोसीडिंग्स में यहाँ तक हुआ कि अगर कोर्ट ने किसी को स्ट्राइक डाउन कर दी और अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल को नहीं सुना तो वो प्रोसीडिंग्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। स्टेट को पार्टी बनाया तो अटॉर्नी जनरल खुद ही नहीं, आपको 27A का स्पेसिफिकली 27A है, CPC पढ़ी है इसी बात, 27A का नोटिस होता है, वो लाजमी है, बीच में इसमें शायद आपके लिए वो करना आपके लिए ज़रूरी है। रिट्स के अंदर कोशिश ये करें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ना हो, अन्यवा कहानियाँ ना डालें, इररेलेवेंट नुक्ते अगर जो हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एक्चुअली खड़ा हो सकता है उन पे मत जाएं। कोशिश करें हमेशा, एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट रिट जीतने का तरीका ये है कि शो करें कि उसका जो ऑर्डर था, जिस ऑर्डर को चैलेंज किया, वो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है। मैला फ्राइडे में अगर जाएंगे तो वहाँ पे फिर डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ जाता है। मैला फ्राइडे रिट पिटिशन ड्राफ्ट कर रहे हैं जजेस के खिलाफ या किसी ओहदेदार के खिलाफ, आप ये बहुत सोच समझ के कोई चीज़ लिखें। आप क्या रिट के अंदर जाके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का जज ये लिख देगा कि हाँ डिस्प्यूटेड के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पैसे खाए थे और ये पैसे जी लिखे कि ये चीज़ें लिख के आपको कभी फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि आपने अगर लिख दिया तो जज फिर आपके फेवर में तो नहीं ऑर्डर हाई कोर्ट वाला करने लगा। आपने मैलाफाइड अगर लिखा है, मैलाफाइड में थोड़ी बहुत आपको दबे लफ्ज़ों में डिटेल्स लिखनी ज़रूरी हैं कि जी इस तरीके से है, मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दिया, ये देखें ऑर्डर के ऊपर ये है, मगर उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करें।
करने मैलाफाइडे अगर आपने आर्ग्यू करना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप नुक्ते ऐसे लिख दीजिए कि जज खुद कह के लगता है कि जज साथ मिला हुआ था। ये लिखे कभी ना कि जी जज साथ बीच में मिला हुआ था या ये हुआ था, बिकॉज उसका नुकसान ये होता है कि ऊपर वाला जज कभी ये तो ऑर्डर नहीं करने लगा अनलेस ही वांट्स टू एक्चुअली डू इट कि जी हाँ जी ये जो फैसला था ये मैलाफाइडे के ऊपर मबनी था और ये था और इस तरीके से। सो यू हैव टू शो इट, यू शुड नॉट राइट इट। बी केयरफुल कि आप क्या चीज़ें लिख रहे हैं। और मैलाफाइडे में मसला बेसिकली ये पड़ता है कि जब आप ये सारी चीज़ें लिखनी शुरू कर देते हैं तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये एविडेंस के जरिए बीच में स्टैब्लिश हो सकता है, तो इसकी रिट पिटीशन वैसे भी कॉम्पिटेंट नहीं होती। डिपार्टमेंट के अगर मामलात के अंदर आप कर रहे हैं तो कई जगह पे लिखा हुआ है कि मैलाफाइडे की केसेस आपको असर्ट करनी पड़ेंगी, आपके लिए लाजमी है टू एक्चुअली मेक द रिट मेंटेनेबल के विदाउट जुरिसडिक्शन में वो एक्ट कर रहा है लेकिन वो मैलाफाइडे है या बायस्ड है या ये। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ और एक जज साहब को ने मेरे साथ बीच में ये किया, मैंने मैलाफाइडे लिखी कि ये बंदा मेरे एक जज क्लाइंट की इंसिस्ट करने पे कि ये मेरे खिलाफ है और ये है और ये वो है और ये यूं है और ये अच्छा बंदा नहीं है और इसकी प्रमोशन ख़राब थी और ये भी था और ये वो भी है और ये ज़बरदस्ती वहाँ पे बैठा हुआ। उन जज साहब ने वो केस उसी बंदे को रिमांड कर दिया मेरा कि भाई आप देखें इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इस बंदे के बारे में। तो वो ये तो नहीं लिखने लगा कि हाँ मेरी अपॉइंटमेंट गलत थी और मेरा फैसला गलत था और ये उसका फैसला सेट असाइड करके उन्होंने कहा इसको सुन के करो, मगर वो पहली वाली पिटीशन पढ़ता है। तो फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यू नीड टू बी वेरी इम्पर्सनल इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये अपना जाती मुकदमा लेके मत लड़ा करें, आप बीच में कूल एंड काम वकालत के वकील के पास इसीलिए आया। कई मैंने बहुत वाहियात पिटीशंस देखी हैं जो होंगी सही, जो होंगी सच्ची, सब एक एक लफ्ज़ सही लिखी होगी, लेकिन वो किसी गर्म खून वाले बंदे ने लिखी और अपने क्लाइंट को डुबोने के लिए लिखी है। क्लाइंट को तो आपने ये करना है, क्लाइंट को आपने उसका रिलीफ दिलवाना है, ऑर्डर सेटिसाइड करवाना है या उसके एक डायरेक्शन दिलवानी है उसके फेवर के अंदर। आपने दूसरे बंदे को सुन मारने के लिए या अगर आपने नीचे रिविजन के अंदर आपकी डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आपको सुने बगैर खारिज कर दी है या कर दी है तो आपने उनसे अपने बदला लेने के लिए नहीं कर ऊपर आप बीच में जा रहे हैं, आप तो जा रहे हैं कि जी आपने पिटीशन प्रॉपरली बीच में की जाए। सो ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी एक्चुअली कंसिडर्ड और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको प्रॉपरली पर्सपेक्टिव के अंदर रेट करें और ठंडे दिमाग के साथ अगर आप करेंगे तो मैंने तो उसको सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बीच में मामला सीखा है, क्योंकि ट्रायल तो मैंने कम ही बीच में और मैंने काफ़ी ट्रायल किए हैं, लेकिन 5-5 7 कितने सालों के बाद बीच में जाके डिग्री वगैरह पास होती। इसके अंदर आपका कम से कम 1.5 साल के अंदर या आपको इंटरिम रिलीव वगैरह ठा करके मिल जाती है और आप बड़े शेर बन के दंदनाते फिरते हैं। और चूँकि हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर प्रेस कवरेज भी आपको मिलती है और रिट ऐसी पावर है और इसको ये अप्रिशिएट करें एंड में क्योंकि इसको आप जब तक वार से नहीं बीच में इसके बाद ये ऐसी पावर है कि सबसे जो बड़ा बदमाश है, ये सबसे बड़ा पावरफुल बंदा है, उसका हाथ आप कोर्ट के जरिए रोकते हैं, राइट। अफसरशाही को अगर आप रिट की पावर अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि आप ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट को इस्तेमाल करके ये करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें कंटेम्प्ट में वाल देंगे, ये तुमने चीज़ की है, ये गलत की है, ये है। तो इसको करने का मैं तो इसको एक्चुअली रिट को हमेशा हमारे प्रोफेशन का ताज समझता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आपकी प्रोफेशन में इंपॉर्टेंस है और काला कोट और टाई की जो आप करते हैं ये दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल टूल यू कैन एक्चुअली हैव। और ये जो आपके जो है बजूका है एक तरीके से आपका कि आप बीच में उड़ा के रख सकते हैं और इसको प्रॉपरली अप्रिशिएट करने के लिए और इसके ऊपर काम करने की बेशुमार ज़रूरत है और इसको समझने की। तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी, इसी के ऊपर बार बार बीच में हम लेक्चर्स दे रहे हैं। आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से इसके बाद में प्लीज़